हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मून वॉकर। आज है लास्ट सेशन और पार्ट 4 ऑफ सोशोलॉजी ऑप्शनल 2024 फुली सॉल्व्ड। इसमें हम टोटल 9 क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके पेपर में 6, 7th, 8th क्वेश्चन में आते हैं। हर क्वेश्चन के 3-3 पार्ट्स हैं। एंड आज का सेशन शुरू करने से पहले जो बुक है पीवाई के सोल्यूशन की 2013 से 24 के फुली सॉल्व्ड जो अमेजोन पे अवेलेबल है वो करंटली आउट ऑफ स्टॉक है, तो वो रीस्टॉक होगी विद इन 7 to 10 days। ठीक है, सो विद दैट अनाउंसमेंट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6A। अंडरलाइन द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन कंटेम्प्रेरी सोशल मूवमेंट्स एंड डिस्क्राइब इट्स चैलेंजेस। 20 नंबर का सवाल है। सोशल मूवमेंट टॉपिक में से आया है ये। सोशल मूवमेंट आपका पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में से आता है ये। यहाँ पे सोशल मूवमेंट 7D पार्ट में आता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया का क्या रोल है आजकल के सोशल मूवमेंट में, और एडवांटेज ही है कि डिसएडवांटेजेस भी है, कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो सोशल मीडिया को पहले आप डिफाइन कीजिए। दिस इज अ न्यू टर्म इन द क्वेश्चन। तो जस्ट टू शो द चेक दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, आप सोशल मीडिया को डिफाइन करो सिंपल। अगर आपको नहीं भी आता है, आप सिंपल जो आपको समझ में आता है उसमें डिफाइन करो कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे लोग बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं चीज़ें, रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं। और जैसे कि एग्जांपल दे दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। ये होगी आपकी बहुत ही सिंपल एक लाइन डेफिनेशन सोशल मीडिया की। अब आओ आप क्रक्स पे। ये इंट्रो हो गया। 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। रोल बताना है फर्स्ट पार्ट में 10 मार्क्स में, अगले 10 मार्क्स में आपको उसके चैलेंजेस बताने हैं। तो रोल ऑफ सोशल मीडिया क्या है, आप अगर इसको ब्रेनस्टॉर्म करो, इवन इफ यू डोंट नो, अगर आप ब्रेनस्टॉर्म करो आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज पिछले 4-5 साल में हमने देखा है कि हाउ पीपल यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू रेज सर्टेन इश्यूज, वेदर यू टॉक अबाउट फार्मर्स मूवमेंट, वेदर यू टॉक अबाउट ब्लैक लाइव्स मैटर, वेदर यू टॉक अबाउट मी टू मूवमेंट। ठीक है, तो सोशल मीडिया के थ्रू ये मूवमेंट्स को बहुत बढ़ावा, बहुत अवेयरनेस बढ़ी। तो उसके आप 3-4 पॉइंट्स बना लो। सोशोलॉजिकल आंसर ये तब बनेगा जब आप इसमें थिंकर्स डालोगे, वो आपको यहाँ मैं बताऊंगी। फर्स्ट पॉइंट है कि इट फैसिलिटेट्स मोबिलाइजेशन, लोगों को इकट्ठे करना, लोगों को जोड़ना, एक सोशल मूवमेंट क्रिएट करना। हम जो सोशल मूवमेंट हमारा चैप्टर है वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्रोटेस्ट क्या होता है, और अल्टीमेट फॉर्म होती है सोशल मूवमेंट की। बहुत बड़ी बात होती है, उसकी एक डेफिनेशन है। हर चीज़ को, हर प्रोटेस्ट को हम सोशल मूवमेंट में कन्वर्ट होता नहीं देखते हैं। तो it facilitates, social media is one of the platforms, one of the factors which facilitates mobilization of social movement। एग्जाम्पल दे दो, मी टू, फार्मर मूवमेंट, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। सेकेंड है अवेयरनेस। ठीक है, अब मोबिलाइजेशन इज एन एडवांस्ड स्टेज। यहाँ पे आप सबसे पहले इस पॉइंट को पहले भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो अवेयरनेस की भाई चल क्या रहा है। फार्मर्स प्रोटेस्ट, फार्मर्स मूवमेंट बोल दीजिए यहाँ से। प्रोटेस्ट से शुरू हुआ था बट इट कन्वर्टेड इनटू अ बिग सोशल मूवमेंट। इसकी सबसे पहले तो अवेयरनेस की भाई इशू क्या था, गवर्नमेंट और किसानों में टक्कर क्या हुई है, या मी टू मूवमेंट में इशू क्या है। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस फैलती है सोशल मीडिया के थ्रू। यहाँ पे CAA प्रोटेस्ट से शुरू हुआ ये, बट अगेन ये बन गया एक सोशल मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास वर्ड लिमिट है या एक आधा पॉइंट आपको कम पड़ रहा है एडवांटेजेस और चैलेंजेस बताने में, तो यू कैन डिफाइन सोशल मूवमेंट ऑल्सो इन द इंट्रोडक्शन। ठीक है, मोल भाव करके आपको ये वर्ड लिमिट 250 की रीच करनी है, 3 पेज भरने हैं आपको। ठीक है, तो अवेयरनेस हो गई, मोबिलाइजेशन हो गई। फिर आता है सिविक एंगेजमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल मीडिया, मास मीडिया, आपको पता होना चाहिए। मास मीडिया में आपके न्यूज़पेपर आ गया, टीवी आ गया, जहाँ पे 1 to many वाला कॉन्सेप्ट है। उसमें आप कोई इंटरेक्शन आपकी नहीं है, आप किसी को रिप्लाई मैसेज नहीं कर सकते। हिंदू की वेबसाइट पे जाते हो, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाते हो, तो वहाँ पे स्टिल यू कैन रिप्लाई। ठीक है, तो वो लिमिटेड इंटरेक्शन का वहाँ पे प्लेटफॉर्म है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट टीवी और न्यूज़पेपर वहाँ पे नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया, यहाँ पे सिविक एंगेजमेंट है। सिविक क्यों बोला गया है? सिविक मतलब सिविलाइज्ड, एक पढ़े लिखे लोग जो एंगेजमेंट कर रहे हैं, ना कि आप कमेंट किसी को नीचा दिखा रहे हो, किसी पे किसी को बुरा बोल रहे हो, टॉपिक कुछ और चल रहा है, आप किसी और डायरेक्शन में कमेंट्स चल रहे हैं।
एक सिविक एंगेजमेंट जहाँ पे एक जागरूक सिटीजन की क्वालिटीज वहाँ पे आपको दिख रही हैं और एक सीरियस डिस्कशन चल रही है। तो पार्था चैटर्जी क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि सोशल मीडिया सिविक एंगेजमेंट, देखो स्टार्ट सोशल मीडिया हुआ था जैसे इंस्टाग्राम वगैरह की फोटोज वगैरह शेयर करने के लिए, बट एक एडवांस स्टेज अब आ चुकी है सोशल मीडिया की जहाँ पे इट इज़ यूज्ड फॉर सिविक एंगेजमेंट, एक जागरूक सिटीजन्स की इंगेजमेंट, उन पर डिस्कशन डिबेट, वो प्लेटफॉर्म ये बन चुका है, पॉलिटिकल डिस्कशंस का प्लेटफॉर्म बन चुका है। यू डिस्कस, टैक्स बढ़ता है तो टैक्स के ऊपर मीम्स बन जाते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है तो उस पर मीम्स बन जाते हैं। तो सिविक एंगेजमेंट का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। नाउ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट सब लिख रहे होंगे। फिर आता है डाइवर्स पार्टिसिपेशन। अब देखो सिविक एंगेजमेंट, हम एक सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो कि एक जागरूक सिटीजन्स का ग्रुप है और वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट वो जो सिविल सोसाइटी है, जो एक पार्ट है आपके पूरी सोसाइटी का, उसके अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, उसके अंदर क्या सबकी रिप्रेजेंटेशन है, या वो कुछ ही पढ़े लिखे लोग हैं जो पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं, या सब मेन हैं, या उसमें कितनी डाइवर्सिटी है, या वो अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस से आते हैं। तो सोशल मीडिया, बिकॉज स्पेशली इन इंडिया इंटरनेट इज़ वेरी चीप, 5G इज़ वेरी चीप, तो ये रूरल एरियाज तक भी पहुंच चुका है। आप व्हेन यू टॉक अबाउट सिविक एंगेजमेंट, आप ट्राइबल्स की रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे देखते हो, आप यहाँ पे रूरल इंडिया की रिप्रेजेंटेशन भी देखते हो, आप यहाँ पे विमेन की रिप्रेजेंटेशन भी देखते हो। जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शन हैं जिनकी वॉइस आपकी शायद मास मीडिया में नहीं आती होगी, वो सोशल मीडिया में आने लग गई है। सोशल मीडिया इज मोर पार्टिसिपेटिव एंड इट इज दैट पार्टिसिपेशन इज मोर डाइवर्स, ठीक है। तो ये आप नैन्सी फ्रेजर का नाम लिख के ये पॉइंट आप लिख दोगे। नेक्स्ट आपका आता है कि चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस में आप लिखो कि भाई सोशल मीडिया, देखो इट्स अ टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो मिस यूज भी होगी, जैसे आप यूज करेंगे वैसा वो दिखाएगी। मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन में क्या है कि कोरोना गोबर लगाने से या गाय का यूरिन पीने से ठीक हो रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे आप बोलते हो कि मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे स्प्रेड होती है, इंडिया चाइना वॉर होने वाला है ना, वॉर का खतरा हो गया है, लटक रहा है वॉर हमारे सर पे, ये सब मिस इन्फॉर्मेशन या हवा क्रिएट करना, फियर मॉन्गरिंग करना, हिंदू खतरे में है, ठीक है, ये सब मिस इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम है सोशल मीडिया की। और ये कभी कभी सोशल मूवमेंट को दबाने के लिए भी फैलाई जाती है। व्हेन वी टॉक अबाउट फार्मर्स मूवमेंट, तो उनको खालिस्तानी बोला गया, ठीक है, क्या लिंक है, कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बट जस्ट टू ब्रेक द मूवमेंट जो कि ऑनलाइन बहुत बिल्ड हो चुका था, बहुत ज़्यादा कवरेज मिल रही थी, तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है उस सोशल मूवमेंट को दबाने के लिए। फिर आता है डिजिटल डिवाइड। कितना भी, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे 15% रूरल इंडिया के पास ही इंटरनेट एक्सेस है, एंड ये जो रूरल इंडिया है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो 70% का सिर्फ 15% लोगों के पास ही इंटरनेट है, तो रूरल इंडिया इज नॉट वेरी वेल रिप्रेजेंटेड। इट इज रिप्रेजेंटेड बट इट इज नॉट वेरी वेल रिप्रेजेंटेड, ठीक है, एंड दैट इज द रियल इंडिया। तो डिजिटल डिवाइड है। तो जो उनके लेवल पे, रूरल इंडिया के लेवल पे जो सोशल मूवमेंट है, उनकी कवरेज आपको नहीं मिलती है, ठीक है। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि पार्लियामेंट, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, वहाँ पे अंबेडकर की मूर्ति हटा दी गई है, पुरानी बिल्डिंग वाली, और वो नई उस पर इस्टेब्लिश नहीं करी गई है। एंड अंबेडकर इज he was the chairman of the constitution committee, ठीक है, he was the core leader, he had the main role to play in the making of the constitution। तो उस पे बहुत ज़्यादा रोष चल रहा है, बहुत ज़्यादा धरने चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, बट दैट इज नॉट कवर्ड एनीवेयर इन सोशल मीडिया, बिकॉज शायद सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो इस इशू से इतने कनेक्टेड नहीं हैं, ठीक है। मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया पे इसकी इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रही, बट दिस इज द प्रॉब्लम। तो ऑल्सो अम्बेडकर बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो यहाँ पे आपका मार्जिनलाइज सेक्शन की मैंने बात कर दी कि डिजिटल डिवाइड में आपकी जो ऑल्दो डाइवर्स पार्टिसिपेशन है, बट दैट इज ऑल्सो ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है, उनके रियल इश्यूज अभी भी इतने रिप्रेजेंटेड नहीं है सोशल मीडिया पे। फिर आपका आता है सर्वेलेंस एंड रिप्रेशन, कि अरुंधति रॉय कहती हैं कि आप जैसे फेसबुक
के बहुत सारे केसेस चले हैं फेसबुक के अगेंस्ट के वो डेटा कलेक्ट करते हैं, सर्वेलेंस होती है। आपने देखा होगा कि आप कुछ भी बोलते हैं वो इंस्टा या गूगल कहीं ना कहीं कैच करके कुछ ना कुछ आपको उससे रिलेटेड एड्स आनी शुरू हो जाती हैं। मैं अगर अपने फ्रेंड से बात करूँ कि यार मुझे ये घड़ी पसंद है, तो मुझे घड़ियों की एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। दैट इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ सर्वेलेंस बाय द टेक्नोलॉजी ऑफ सोशल मीडिया। तो दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक, दिस इज अ वे ऑफ सर्वेलेंस कि हर सिटीजन की क्या ओपिनियन चल रही है। ये जब डेटा बहुत बड़े लेवल पे इकट्ठा होता है तो दैट कैन बी यूज टू मैनिपुलेट द सोसाइटी। इलेक्शंस में ये डेटा यूज़ हो सकता है कि कौन कितने परसेंटेज, अगर मेरे पास 2 लाख लोगों का डेटा है तो कितने लोग प्रो मोदी हैं, कितने लोग एंटी मोदी हैं, कितने लोग प्रो केजरीवाल हैं, एंटी केजरीवाल हैं। दिस इज यूज्ड एंड दिस इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट ऑफ द सिटीजन। इस पर बहुत डिबेट चली थी यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में भी चल रही है। तो दिस विल ऑलवेज बी एन इशू। ठीक है, रिप्रेशन क्या है? जब आपके पास सर्वेलेंस के थ्रू डेटा आ गया तो रिप्रेशन के लिए वो यूज हो सकता है। रिप्रेशन का एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब बाल ठाकरे की डेथ हुई थी तो किसी लड़की ने ऑनलाइन डाल दिया था बाल ठाकरे के अगेंस्ट, कोई पॉइंट बोला था, वैलिड पॉइंट था, बट क्योंकि उस टाइम पे ही डाइड एंड ही डिड गुड वर्क ऑल्सो, मतलब ही वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर जिन्होंने अच्छी चीज़ें भी करी थी बट अपने तरीके से करी थी। ठीक है, तो उस लड़की ने जब इमोशंस इतने हाई थे कि उसकी डेथ हुई है एंड पीपल वर एक्चुअली जो उनसे जुड़े हुए थे इमोशनली, वो बहुत चार्ज एटमॉस्फेयर था। उस टाइम पे उस लड़की ने ऑनलाइन कुछ नेगेटिव बात उनके बारे में बोली विच वॉज वैलिड, बट क्योंकि इतना चार्ज एटमॉस्फेयर था शी गॉट अरेस्टेड एंड शी हैड टू रिमूव दैट कॉमेंट। सो ये जो चीज़ें हैं कि आपका जो ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो वायलेट होता है, वो कहीं ना कहीं रिप्रेस हो जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है शॉर्ट लिव्ड एंगेजमेंट। कोई भी सोशल मूवमेंट होता है, जो ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पे जो सोशल मूवमेंट होता है उसमें लोग बहुत इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चल रहा था, इट वॉज इन दिल्ली एंड आई वॉज इन कॉलेज एंड हमारे कॉलेज ने भी बहुत अच्छे लेवल पे स्टूडेंट्स ने 2nd, 3rd, 4th ईयर ने पार्टिसिपेट किया था एंड वी वर देयर एंड इतना चार्ज एटमॉस्फेयर था एंड इट वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड वी गॉट सो इमोशनल दैट वी आर गेटिंग अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ सच हिस्टोरिक मोमेंट। वो फील आपको ऑनलाइन नहीं मिलती है। ऑनलाइन आपको यूट्यूब के एल्गोरिदम से, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम से आपको वो आ गई, आपने शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दिया, बट उसके बाद क्या होता है? एंड दिस हैबिट इज कॉल्ड स्लैक्टिविज्म। स्लैकर मतलब कि लेजी हो जाते हो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप अपने काम में लग गए, लाइक वगैरह करके, एक आधा कमेंट डाल के, अगले दिन आप अपना ऑफिस का काम करने लगे। सो मैल्कम ग्लैडवेल सेज कि यहाँ पे बड़ी शॉर्ट लिव्ड, बड़ी टेम्परेरी सी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ये रियल जो सोशल मूवमेंट है उसको सस्टेन करने में इसका इतना रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके बड़े सोशोलॉजिकल पॉइंट्स हैं सोशल मूवमेंट से रिलेटेड, जहाँ पे हम सोशल मीडिया का रोल की बात कर रहे हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6B 20 मार्कर। हाउ डज मल्टीकल्चरल सोसाइटी अकोमोडेट डाइवर्सिटीज ऑफ ऑल काइंड्स, एथनिक, रिलीजियस, लैंग्वेज एंड डिस्कस इट्स मेजर चैलेंजेस। अब देखो, इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई कि ये सिलेबस में कहीं कैटेगराइज नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे सिलेबस के बहुत सारे एरियाज को जोड़ के ये क्वेश्चन बनता है। तो मैंने इसको, जहाँ से सबसे ज़्यादा रिलेशन इस क्वेश्चन का बन सकता है, दैट इज द टॉपिक एथनिसिटी एंड रेस। टॉपिक देख लेते हैं हम। टॉपिक है हमारा यहाँ पे पॉलिटिक्स, एथनिसिटी एंड रेस टॉपिक आपका आता है स्ट्रैटिफिकेशन में, आई थिंक, हाँ 5D स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी में एथनिसिटी एंड रेस, जहाँ पे हम इन सब इश्यूज की बात करते हैं। तो मेन जो सवाल है, अब ये थोड़ा ना क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कह लीजिए, या जब आपको सोशियोलॉजी की पूरे सिलेबस की अच्छी समझ हो तब आप लिख सकेंगे। ये किसी एक सिलेबस के एक पार्ट पे आप बॉइल डाउन नहीं कर सकते। एंड मेरी जो रिसर्च इस क्वेश्चन पे है उसके बेसिस पे आई वुड से कि दिस क्वेश्चन हैज बीन डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम बीकू पारेख्स बुक रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म डायरेक्ट सवाल इस क्वेश्चन में से आया। यहाँ पे बीकू पारेख ने वही बात करी है जो इस सवाल में पूछी गई है। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन लिखोगे, मल्टीकल्चरल सोसाइटी क्या होती है। सिंपल डेफिनेशन,
कोई आपको ऐसा नहीं कि किसी थिंकर ने ऐसा बोला, जो आपको समझ में आता है। आप 22-25 साल के तो हो ही, आपने सोसाइटी में गुजारे। इंडिया इज़ अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, तो वहाँ पे लिखो कि जहाँ पे आप अलग अलग डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी को जिस सोसाइटी ने अकोमोडेट किया है अलग अलग लेवल्स पे, वेदर यू टॉक अबाउट पॉलिसी लेवल पे, लीगल लेवल पे, वेदर यू टॉक अबाउट सोशल लेवल पे, हर लेवल पे जहां हमने डाइवर्सिटी को, कल्चरल डाइवर्सिटी को इंटीग्रेट किया है हमारे साथ, उस सोसाइटी को बोलते हैं मल्टी कल्चरल सोसाइटी। एंड क्योंकि क्वेश्चन में चैलेंजेस भी पूछे हैं, तो आप यहीं पे लिख दो कि भाई चैलेंजेस भी हैं। इसी क्वेश्चन के जो 2 भाग हैं वो आपने फर्स्ट इंट्रो में ही दिखा दिए कि भाई ये डेफिनेशन है, बट इसके चैलेंजेस भी हैं। फिर आप प्रोज पे आ जाओ। अब दिस इज द क्रक्स, फर्स्ट पार्ट, अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी। मल्टीकल्चरल सोसाइटी में हमने एथनिक, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट किया है, और सेकेंड पार्ट में हम बताएंगे चैलेंजेस। तो यहाँ पे आप लिखो, फर्स्ट आपका आता है लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे आपने कल्चर को कैसे इंटीग्रेट किया है। यहाँ आपके लक्ष्मीकांत के सारे पॉइंट्स, जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा हुआ है या पेपर 2 GS2 के जितने भी आपके पॉलिटी में पॉइंट्स आते हैं कि कल्चर को, डाइवर्सिटी को कैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने लॉज में इंटीग्रेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखो कि टू इंटीग्रेट द मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ आर सोसाइटी वी हैव एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, जैसे SC/ST प्रिवेंशन एक्ट्स हैं। यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे माइनॉरिटीज़ के कल्चरल हेरिटेज को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 है, ठीक है। फिर लैंग्वेज राइट्स हैं, 8th शेड्यूल में हमारे 22 लैंग्वेजेस आर रिकग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। रिलीजियस फ्रीडम, सारे एंगल्स आपके आ गए यहाँ पे। रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 से 28 तक आपको हर रिलीजन को इंडिया के फ्रीडम है अपने राइट टू रिलीजन एक्सरसाइज करने का। तो ये आपका लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे हमने कैसे डाइवर्सिटी को, कल्चरल डाइवर्सिटी को, वेदर वी टॉक अबाउट एथनिक, यहाँ पे आप ट्राइबल्स के रिजर्वेशन की बात कर सकते हैं, ST/SCs की रिजर्वेशन की, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल मेजॉरिटी स्टेट्स हैं उनको ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के राइट्स हैं, वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको भर भर के पॉलिटी के, लक्ष्मीकांत के पॉइंट्स डाल देना। फिर नेक्स्ट आता है आपका सोशल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे भीखू पारेख की किताब है रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म। ये कहता है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो प्लूरलिज्म है वो आप कैसे इंटीग्रेट करते हो। वो तब आप इंटीग्रेट करते हो जब एक सिविक लेवल पे, लीगल आपने कोई भी लॉ बना दिया। डू यू रियली थिंक इंडिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं, द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, ठीक है, इतना डिटेल्ड, इतना अच्छा, बट व्हेन यू टॉक अबाउट क्या हम सही में एक अच्छी मल्टीकल्चरल सोसाइटी हैं, एज वी कंपेयर टू अदर सोसाइटीज वी आर वेरी वेल प्लेस्ड, हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट स्टिल देर आर प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स को हमें एक्नॉलेज करना है। तो भीखू पारेख सेज कि उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए, जो हमारे रिलीजियस राइट्स होते हैं, जो हमारे कल्चरल इश्यूज होते हैं, जो इतने रिलीजियस पोलराइजेशन है हमारी सोसाइटी में, एथनिक क्लिनजिंग होती है, SC/STs के राइट्स का उनका ऑपरेशन अभी भी होता है, तो उन सब प्रॉब्लम्स को अगर हमें डील करना है तो सिर्फ लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल इन सब चीज़ों से काम नहीं बनेगा। हमें एक डायलॉग सोसाइटी लेवल पे, सोशल मीडिया, एक मास लेवल पे एक डायलॉग लेके आना पड़ेगा, वेयर वी टॉक अबाउट दीज इश्यूज, वेयर वी ब्रिंग दीज इश्यूज एंड ब्रिंग अ सोल्यूशन टू दीज इश्यूज, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एजुकेशन एंड मीडिया, ये 2 उन्होंने सॉल्यूशंस बताए हैं कि हाउ वी कैन मेक अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी मोर सोशली इंटीग्रेटेड, ठीक है। फिर पॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशंस में जितनी ज़्यादा डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, व्हेन वी हैव विमेंस रिजर्वेशन इन द 3rd tier ऑफ आर पॉलिटी, पंचायती राज पे है, व्हेन वी टॉक अबाउट रिजर्वेशन ऑफ SCs एंड STs इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो वो एक उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है, सो दैट देयर वॉइसेस आर रिप्रेजेंटेड एट पार्लियामेंट्री लेवल। पार्लियामेंट में भी उनकी आवाज़ उठे, उनकी आवाज़ बाकी की सोसाइटी, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, वो सुने और उनको एड्रेस करें। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक इंक्लूजन। इकोनॉमिक इंक्लूजन में आप लिखो, इंडिया में 3 तरह की रिजर्वेशन होती है, फॉर्मेटिव एक्शन, एजुकेशनल लेवल पे, पॉलिटी लेवल पे, एंड
जॉब्स के लेवल पे। तो जो जॉब्स के लेवल पे जहाँ पे आपको सैलरी मिलती है वहाँ वो वाला पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा कि जैसे इंडिया में जॉब्स में गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन है, यूएस में भी ये, यूएस का भी एग्जांपल दो, इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी दो कि यूएस में जो रिजर्वेशन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन केस। यूएस में क्या है कि इफ़ द टू पीपल आर ऑफ द सेम मेरिट, मार्क्स सब कुछ सेम है, एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, देन दे गिव प्रेफरेंस टू द लेस एडवांटेज्ड रेस, या अफ्रीकन अमेरिकन को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी। इस पे कुछ लेटेस्ट डिसीजन आया था, आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर ऑफ, शायद ये अब कुछ एरियाज में हट गया है या यूएस लेवल पे हट गया है। कमेंट्स में आई टेल यू द लेटेस्ट इसमें क्या चल रहा है, बट इसमें कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है नाउ दैट आई रिकॉल। ठीक है, अब इस चीज़ में अमर्त्य सेन इंडियन थिंकर के नाम डालो, पेपर 1 में जितने आप पेपर 2 के इंडियन थिंकर्स के नाम डालोगे, एग्जाम्पल्स डालोगे, इंडियन सोसाइटी से रिलेट करोगे, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा दिखती है चेकर को। अमर्त्य सेन यहाँ पे कहते हैं कि कैपेबिलिटी अप्रोच, आपने वेलफेयर स्कीम्स बना दी, क्या गरीबी हट गई, आपने पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम बना दी, आपने स्वच्छ भारत अभियान ले आए, आपने कहा था फार्मर्स की इनकम हम डबल करेंगे, ये जो मार्जिनलाइज लोगों के लिए आपने बहुत ही ग्राउंड लेवल स्कीम्स बनाई थी, क्या इससे रियल एक्चुअली में कितनी प्रोग्रेस हुई है या उससे अच्छी प्रोग्रेस हो सकती थी। अमर्त्य सेन कहते हैं कि दीज आर जस्ट, मतलब बहुत ही शैलो लेवल पे, हाई लेवल पे ये चीज़ें हुई हैं। अगर आपको रियल लेवल पे किसी को इकोनॉमिकली डेवलप करना है, एक पूरे सेक्शन को लेके आना है ऊपर, तो यू गो फॉर कैपेबिलिटी अप्रोच। उनको रियल लेवल पे उनकी इनइक्वालिटीज़ आप दूर कीजिए, वेदर वी टॉक अबाउट एजुकेशन, वेदर वी टॉक अबाउट हेल्थ केयर। ठीक है, अब रियल में क्या सजेशंस आपके हो सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, लीगल लेवल पे तो है ही हमारा अच्छा, बट इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे वी फेस इश्यूज। तो यहाँ पे अमर्त्य सेन का ये कैपेबिलिटी अप्रोच का जो बहुत ही फेमस इनकी अप्रोच मानी गई है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप यहाँ पे डाल दोगे कि दैट इज हाउ वी अकोमोडेट एंड वी अकोमोडेट द मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी टू मेन स्ट्रीम लेवल। नेक्स्ट आपका आता है चैलेंजेस, कि हम क्यों नहीं बना पाते एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी को एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी, ठीक है, एक यूनाइटेड सोसाइटी जहाँ पे सब सुख शांति खुशहाली से जी रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे आते हैं कि कम्युनल टेंशन्स, ठीक है, कम्युनल टेंशन हमारे स्पेशली इन कम्युनली पोलराइज्ड स्टेट्स लाइक यूपी हो गया, वहाँ पे क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा रिप्रेजेंटेड है वहाँ पे, एंड इलेक्शंस के टाइम पे स्पेशली ये पोलराइजेशन और बढ़ती है, पार एलिट्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो आशीष नंदी कहते हैं कि जो आप आइडेंटिटीज़ के लेवल पे जो आप पॉलिटिक्स खेलते हो स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस, दैट एग्जैजरबेट्स, दैट इंक्रीजेज योर कम्युनल टेंशंस। ठीक है, ये आप लिख दोगे। फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ इतनी ज़्यादा है इंडिया में कि कल्चरली जो लोग डिसएडवांटेज्ड है वो इकोनॉमिकली भी डिसएडवांटेज्ड हैं। आप कोई भी रिपोर्ट उठाओ, वेदर टॉक अबाउट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, तो उसका रॉ डेटा इज़ नॉट अवेलेबल, बट वेदर वी टॉक अबाउट नेशनल सोशल सर्वे, वेदर वी टॉक अबाउट प्रथम की जो एजुकेशन पे रिपोर्ट आती है, उसको आप डिटेल में देखो, कल्चरल लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे, कास्ट लेवल पे, तो यू विल फाइंड के मुस्लिम्स हैव बिन, वेदर वी टॉक अबाउट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, कितने लोग अंडर ट्रायल्स हैं अभी, परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर इन जेल, जिनका अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। तो आप जितनी भी रिपोर्ट्स देखोगे सोसाइटी के जितने भी पैरामीटर्स पे, यू विल सी के व्हेन एज कंपेयर टू मेन, women are disadvantaged, as compared to other religions, Muslim are disadvantaged, as compared to other caste, SC/STs are disadvantaged। तो ये उनकी जो कल्चरल डिसएडवांटेज थी रिलीजियस लेवल पे या कास्ट लेवल पे, ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और ये आपकी नीति आयोग की मैंने 2021 की रिपोर्ट कोट कर दी है। तो ये बात अंबेडकर ने भी कही थी। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये इशू उन्होंने रेज किया था। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात आ जाती है। अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का यहाँ पे हल्का सा आशीष नंदी ने पॉइंट उठाया। देखो, आशीष नंदी है, आशीष नंदी नहीं है, तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू मेंशन हिज नेम इन योर आंसर। आशीष नंदी
फिर पार्था चैटर्जी का उनकी वार्निंग है, उनकी है कि जब आप ग्रुप आइडेंटिटी को नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर खेलते हो, जब आप रिलीजियस आइडेंटिटी को नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर खेलते हो या उसके इक्वल कर देते हो, जब आप रीजनल आइडेंटिटी को, जय महाराष्ट्र या आप तमिलनाडु जैसे उसको बोला जाता है कि दे वेरी रीजनल, इनमें फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं। तो एक टाइम पे तमिलनाडु वांटेड टू क्रिएट अ सेपरेट कंट्री। तो जब रीजनलिज्म आपके नेशनल यूनिटी को थ्रेट करता है तो ये प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। तो आपकी पॉलिटिक्स, फिर ये पॉलिटिक्स आपकी सोसाइटी को तोड़ना शुरू कर देती है। तो पार्था चैटर्जी बोलते हैं कि पॉलिसीज़ या जो गवर्नेंस है वो ऐसी होनी चाहिए कि कभी भी, देखो ये अंबेडकर ने भी कहा था कि यू शुड बी एन इंडियन फर्स्ट एंड अ सिख सेकेंड एंड अ ब्राह्मण सेकेंड। आपकी बाकी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो सेकंड आती हैं, आपकी नेशन की आइडेंटिटी ये फर्स्ट आनी चाहिए। दैट इज़ हाउ यू कैन स्टे यूनाइटेड इन द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिर आप इसको कंक्लूड कर दोगे। ठीक है, अच्छा सा कंक्लूजन लिख दो कि भाई हाँ ये चैलेंजेस हैं और ये हैं, बट ठीक है हम बढ़िया कर रहे हैं, चैलेंजेस एड्रेस होने चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है 6C, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमिज्म एंड डिफरेंट। बहुत ही स्टैंडर्ड सिंपल 10 मार्कर ईजी सवाल है ये। सीधा आप लिखो भाई एनिमिज्म क्या होता है एंड वो नेचरिज्म से क्या डिफरेंट है। डिटेल में हम जब एनिमिज्म और ये नेचरिज्म पढ़ेंगे तब देख लेंगे, अभी क्योंकि 10 मार्कर है तो उतना मैं आपको मटेरियल बताती हूँ। आप डिफाइन कर दो, आप पहले तो बताओ कि कौन कौन से थिंकर्स हैं जो ये थ्योरी लेके आए थे। एनिमिज्म वॉज ब्रॉट बाय E.B. टाइलर, नेचरिज्म वॉज ब्रॉट बाय मैक्स मुलर। मैक्स मुलर और एक और नाम था, बट मेन मैक्स मुलर का आप नाम लिख दो। फिर डिफाइन कर दो कि भाई एनिमिज्म क्या होता है। एनिमिज्म होता है जब आप आत्माओं में विश्वास रखते हो, सोल में, कि जैसे भूत प्रेत आत्मा होते हैं, आत्माओं में आप जब बिलीव रखते हो कि भाई आत्माएं होती हैं। बिलीव रखना, वर्शिप करना इज डिफरेंट थिंग। आप वर्शिप नहीं करते बट आप विश्वास रखते हो आत्माओं में, तो दिस इज एनिमिज्म। अब वो जो आत्माएं वो इंसान में भी घुस सकती है, वो किसी पत्थर में भी घुस सकती है, वो किसी पेड़ में भी घुस सकती है, किसी नदी में भी घुस सकती है, हवा में भी घुस सकती है। तो जब ये लोग किसी आत्मा की पूजा कर रहे हैं या उससे रिलेटेड जो टैबूज इन्होंने बनाया है कि भाई भूत है इसमें, या पीपल के पेड़ में किसी की आत्मा घुसी है तो इससे दूर रहना है, इस पर काला धागा बांधना है, कुछ लाल धागा बांधना है या कुछ भी करना है, उससे रिलेटेड जो भी ये अपने रिचुअल्स बनाते हैं वो अल्टीमेटली उस स्पिरिट के कॉन्टेक्स्ट में है। एनिमिज्म को अगर हम तोड़ें तो एनिमा वर्ड से ये बना है। एनिमा मतलब स्पिरिट होता है। स्पिरिट्स में जो बिलीफ है उसको बोलते हैं, उस आइडियोलॉजी को बोलते हैं एनिमिज्म। नेचरिज्म क्या है? नेचरिज्म है कि नेचर में जो चीज़ें हैं, है ना, हम एज ह्यूमन सोसाइटी वी हैव टेकन एवरीथिंग फ्रॉम आवर नेचर। चाहे पहाड़, नदी, नमक हमारा पहाड़ों से बनता है, नदी से हम पानी लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, हवा से हम सांस लेते हैं, आग से हम चूल्हा जलता है हमारा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जब इतनी श्रद्धा हमारी सोसाइटी में हो जाती है कि हम उनको पूजते हैं या हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी, हमारी लाइफ में जो सहूलियतें हमें उनसे मिल रही हैं हम उनको एक्नॉलेज करते हैं, हम उनको सेक्रेड प्लेस एक देते हैं, तो उसको बोला गया है नेचरिज्म। यहाँ पे स्पिरिट विरिट का कुछ मतलब नहीं है कि स्पिरिट है कभी किसी में घुस गई कभी किसी में घुस गई। नेचरिज्म इज नेचर की रिस्पेक्ट, नेचर की प्रेज, नेचर का हमारी लाइफ में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करना। तो ये दो चीज़ें हैं। इसमें आप लिख दो कि भाई हाँ, एनिमिज्म का एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल लिख दो कि भाई कौन कौन से ट्राइब्स हैं जो ऐसे, आपने मुंजिया मूवी देखी होगी, मुंजिया मूवी में उसके आत्मा घुस जाती है पेड़ में। ठीक है, तो पेड़ की पूजा नहीं हो रही है। जब पेड़ की पूजा हो रही है तो नेचरिज्म है। पेड़ में घुसी हुई आत्मा की पूजा हो रही है या उसको हम बिलीव कर रहे हैं कि उसके अंदर आत्मा है तो उस पेड़ से दूर रहना है, उससे रिलेटेड टैबूज हैं, स्टिग्मा है, तो वो एनिमिज्म हो गया। तो यहाँ पे आप ट्राइबल्स की, संथल्स और गॉन्ड्स जो हैं उनकी बात कर दो कि भाई ये एनिमिज्म प्रैक्टिस करते हैं। और घुरे ने जिन्हें स्टडी करी है उन्होंने भी हाईलाइट किया है कि ट्राइबल आइडेंटिटीज, ट्राइबल कस्टम्स, ट्राइबल हेरिटेज, ट्राइबल कल्चर में एनिमिस्टिक बिलीव्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फिर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नेचरिज्म? एक तो थिंकर का नाम कि ये मैक्स मुलर ने दी थी, फिर उसकी डेफिनेशन की जो मैंने आपको बताई है। फिर की डिफरेंस बोल दो कि एनिमिज्म में क्या है कि वो मानते हैं कि स्पिरिट ना हर चीज़ में होती है स्पिरिट,
ये आपकी जैनिज्म में भी वो बोलते हैं कि जीव, सोल, बट यहाँ पे स्पिरिट इज द मेन थिंग। नेचरिज्म में वो नेचर को ही, पेड़ को ही देवता मान रहे हैं, या जैसे अग्नि देवता होते हैं, वायु देवता होते हैं, वो उस नेचर की जो वो नेचर में जो वो चीज़ है, चाहे वो अग्नि है, चाहे वायु है, चाहे वो गंगा माँ बोलते हैं हम, उसको ही पर्सोनिफाई करके उसको ही भगवान मान के उनकी पूजा कर रहे हैं। उसके अंदर कोई सोल है कि नहीं, वो सोल अच्छी है बुरी है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। फिर यहाँ पे आप यही गंगा यमुना वाला एग्जाम्पल दे दिया, या सेक्रेड ग्रोव्स का आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा, प्रीलिम्स में आप पढ़ते हो कि सेक्रेड ग्रोव्स, काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट्स की पूजा करती हैं, ठीक है। फिर ये 2017 का उत्तराखंड हाईकोर्ट का मैंने यहाँ पे केस डाल दिया है कि यहाँ पे गंगा यमुना को लीगल पर्सनहुड दिया गया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचरिज्म, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 6C। फिर आता है आपका 7A, डू मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन नेसेसरली गो टुगेदर। ये आपका क्वेश्चन आया है सेक्युलराइजेशन टॉपिक में से, रिलीजन एंड सोसाइटी में आपका ये आता है सवाल, ये रहा सेक्युलराइजेशन। 8C, रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी में, तो मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, सेक्युलराइजेशन की बात हो रही है, यहाँ से सवाल आया है। अब देखो, ये कह रहा है कि पहले आप मॉडर्नाइजेशन को क्या समझते हो, सेक्युलराइजेशन को क्या समझते हो, आपको इंट्रो में बताना पड़ेगा। फिर आप ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन, ये ना थोड़े हमें लगते हैं कि ये शायद एंटी कॉन्सेप्ट्स हैं, कि मॉडर्नाइजेशन हो रही है तो सेक्युलराइजेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों इकट्ठे भी चलते हो किसी टाइम पे, या किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी कंडीशंस में। अपने अपने व्यूज़ बताओ, ठीक है। तो जब बोला कि अपने व्यूज़, वो आप कंक्लूजन में लिखोगे, ठीक है। पहले आप सारे थिंकर्स की बातें करोगे कि फलाने थिंकर ने ये बोला है, फलाना स्कूल ऑफ थॉट ये समझता है, और इंट्रो में आप बोलोगे कि मॉडर्नाइजेशन क्या होती है। पहले मैं ये बताता हूँ, फिर सेक्युलराइजेशन क्या होती है। मॉडर्नाइजेशन क्या होती है? मॉडर्नाइजेशन, युगेंद्र सिंह की मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की बात करी है। तो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था। मॉडर्नाइजेशन मोटा मोटा ये होता है कि आपकी वैल्यूज़, आप कितने प्रोग्रेसिव हो, कितनी आपका यूनिवर्सल वैल्यूज़ में आपका बिलीफ है। क्या आप कास्ट में ज़्यादा बिलीव करते हो, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन में ज़्यादा बिलीव करते हो, कि आप मानवता में ज़्यादा बिलीव करते हो कि सबकी एक ही जात है, सब ह्यूमंस हैं, इंसानियत में बिलीव करते हो। जितने आपके इतने प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ होती हैं, उस रियल मॉडर्नाइजेशन वो होती है, ठीक है। यहाँ पे और दूसरा पहलू होता है, दिस इज़ सोसाइटल प्रोग्रेस। सोसाइटी कितनी प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं उनके, वो मॉडर्नाइजेशन है। कपड़े पहन लेने से, जीन्स पहन लेने से, इंग्लिश बोलने से, वेस्टर्न मेकअप को, उनके ड्रेसिंग सेंस को कॉपी कर लेने से मॉडर्नाइजेशन नहीं होती, वो वेस्टर्नाइजेशन है। सेकेंड आपका आता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। आप कितने टेक्नोलॉजी को आपने अपनी लाइफ में इंटीग्रेट किया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। फिर सेक्युलराइजेशन होता है कि रिलीजन का आपके लाइफ में रोल कितना कम हो गया है। सेक्युलराइजेशन, जब आइजेशन आ जाता है, दैट इज अ प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच द रोल ऑफ रिलीजन इन इज डिक्लाइनिंग इन योर लाइफ, इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ इन सोसाइटी। पहले के ज़माने में आप हर चीज़ के लिए मुहूर्त निकलना है, ठीक है, आप कुंडली देख के शादी होती है, हर स्टार्स भी अच्छा चल रहा है कि नहीं, तो हर चीज़ में रिलीजन, रिलीजियस वैल्यूज़ का एक रोल आ जाता है। आप रिलीजन, इंटर रिलीजन शादी नहीं करते हो आप। पहले क्या होता था कि 7 समुंदर पार नहीं जाएंगे, कि सीज़ को क्रॉस नहीं करेंगे, हम लैंड पे ही रहेंगे। ये भी रिलीजियस हमारी वैल्यू थी। शास्त्रों को जो लिखा था वो हम एज इट इज़ बिलीव करते थे, और उसको हम अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते थे। बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं जाना है, वेट करके जाना है, ठीक है। तो टाइम भी कह रहा है कि जितने हम मॉडर्नाइज हुए हैं, क्या रिलीजन का हमारी लाइफ में रोल कम हो गया है? यहाँ पे आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों लिखने हैं। पॉजिटिव एज इन के देर आर केसेस जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन सेक्युलराइजेशन का मेल नहीं बैठता है। रिलीजन, अगर आपको मॉडर्न वैल्यूज़ में बिलीव करना है, अगर आपको प्रोग्रेशन दिखानी है, तो आपको रिलीजन को अपनी लाइफ, डेली लाइफ से हटाना पड़ेगा। सेकेंड, आप बताओगे सेकेंड केस में कि ऐसे भी केसेस हैं जहां मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन दोनों
इकट्ठी, एज इन रिलीजन भी आपकी लाइफ में है और मॉडर्नाइजेशन भी है। तो यानी कि एक केस है जहाँ पे सेक्युलराइजेशन और मॉडर्नाइजेशन दोनों होने चाहिए, एक केस है जहाँ पे सेक्युलराइजेशन के बिना भी मॉडर्नाइजेशन हो रही है, यानी कि रिलीजन है और मॉडर्नाइजेशन भी है। फर्स्ट पार्ट में आप आ जाओ। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई सेक्युलराइजेशन तो चाहिए मॉडर्न होने के लिए। वेबर ने जब ब्यूरोक्रेसी की बात करी थी तो उसने बहुत ही वॉज सैड, थोड़ा दुखी था, उसने बड़ा पेसिमिस्टिक व्यू दिया कि जब ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा रैशनलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, रैशनलाइजेशन मतलब कि हम हर चीज़ को इतना लॉजिकली सोचने लग गए हैं कि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन को हटा दिया है, हमने और फैक्टर्स के थ्रू चीज़ों को समझना बंद कर दिया है, तब हम एक मशीन बन जाएंगे, ठीक है। तब जैसे एक एआई डिसीजंस लेता है, एक मशीन डिसीजंस लेती है कि ए से बी होता है, बी से सी होता है, बहुत ही मैकेनिकल हमारी थिंकिंग हो जाएगी। उसको उसने आयरन केज बोला है, ठीक है। बट जब तो वो कह रहा है कि जब रैशनैलिटी मतलब क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, तो रिलीजन के जो एलिमेंट्स हैं जो हमें इलॉजिकल लगेंगे वो हटते जाएंगे। अगर रिलीजन में 70% चीज़ें इलॉजिकल हैं तो रिलीजन हटता जाएगा, तो मतलब सेक्युलराइजेशन आ रहा है। तो इस केस में जब हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा रैशनलाइज हो जाएगी कि वो हर चीज़ को साइंटिफिक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, साइंटिफिक थिंकिंग के साथ सोचती है कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई, काली बिल्ली, तो मैं प्रॉब्लम क्या है, या प्रेग्नेंट वुमेन एक्लिप्स लगा हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है तो वो बाहर नहीं निकलना होता है, ऐसे भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, सुपरस्टिशन जो भी चलता है, जहाँ जिसका कोई लॉजिक नहीं दिख रहा हमें आज की तारीख में, तो वो चीज़ें हटती चली जाएंगी। तो सेक्युलराइजेशन हो रही है और मॉडर्नाइजेशन हो रही है, दोनों पैरेलल होंगी। ये मैक्स वेबर के केस में था। फिर पीटर बर्जर क्या बोलते हैं? पीटर बर्जर का थीसिस ये था कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे सिटी लाइफ बढ़ रही है। सिटी लाइफ में आप बाकी लोगों के साथ इतना इंटीग्रेटेड नहीं होते हो। आप ऑफिस जाते हो, घर आते हो, ऑफिस जाते हो, घर आते हो। वीकडेज तो आप कैसे जाते हैं, वीकेंड पे थोड़ा बहुत आप चिल मार लेते हो, तो आपकी इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा आता है, आप सोसाइटी से इतना कनेक्टेड नहीं हो। और रिलीजन क्या है? रिलीजन में तो आप मंदिर जाते हो, आप चर्च जाते हो, आप गुरुद्वारे जाते हो, आप सत्संग में जाते हो, आप तीर्थ यात्राओं पर जाते हो, आप वैष्णो देवी जाते हो। तो वो कह रहा है, पीटर बर्जर कह रहा है कि जितनी आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितने आप कॉर्पोरेट लाइफ वर्कोहॉलिक हो रहे हो इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन के साथ, आपकी अपनी एक लाइफ होती है, आपके अपने बिलीव्स हो जाते हैं। आप रिलीजन के साथ या बाकी जो लोग सेम रिलीजन फॉलो करते हैं उससे आप इतना एसोसिएटेड नहीं फील करते। तो ये जो इंडिविजुअलिज्म है, मॉडर्नाइजेशन के साथ इंडिविजुअलिज्म आ रहा है, और इंडिविजुअलिज्म आ रहा है तो आप रिलीजन को इतना मानते नहीं हो। ठीक है, हम हिंदू हैं, बट इट डज नॉट मीन कि मैं हिंदू धर्म की हर चीज़ को मानता हूँ। कुछ बुराइयां हैं उनको मैं नहीं मानता, और कुछ अच्छाइयाँ हैं वो पड़ी हैं उसको भी मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मैं, मेरी मर्जी पे है, मेरी इंडिविजुअल थिंकिंग है। इसमें ये भी केस आ गया, इसमें एक और केस आ गया कि आप नास्तिक हो, एग्नोस्टिक हो, लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे दे हैव देयर ओन बिलीफ सिस्टम, ठीक है। फिर आता है आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पे कि मॉडर्नाइजेशन अर्बन इंडिया में एक स्टेटमेंट मैंने दिया है, एक इंडियन सोसाइटी को लेके कमेंट दिया है कि सेक्युलर प्रैक्टिसेस जितनी हमारी डेली लाइफ में बढ़ रही हैं वो मॉडर्नाइजेशन को दर्शाता है, स्पेशली मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास इंडिया की मिडिल क्लास इज़ द वाइडेस्ट क्लास, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैरायटी आपको इंडिया की मिडिल क्लास में मिलती है। और ये बोलता है कि ये जो मॉडर्नाइजेशन आई है मिडिल क्लास में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एजुकेशन। जो मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा उठ के आई है, स्पेशली 1990s में, जब सर्विस सेक्टर इतना खुल के सर्विस सेक्टर लेड हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई है, तो एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास निकल के आई। वो मिडिल क्लास कैसे निकल के आई? सर्विस सेक्टर का रोल लिखो और एजुकेशन का रोल लिखो। तो ये एक मैंने ट्रेंड बताया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आप बता दो कि भाई ऐसा भी है कि मॉडर्नाइजेशन भी हो रही है बट सोसाइटी स्टिल रिलीजियस, सेक्युलराइजेशन हो ही नहीं रही है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। इंडिया इज़ अ वेरी डिफरेंट, हर चीज़ में इस यहाँ पे एक डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं। जब हमने योगेंद्र सिंह पढ़ा था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, वहाँ पे भी हमने ये बात करी थी कि इंडिया में कभी भी वन साइडेड चीज़ें नहीं होती हैं। मॉडर्नाइजेशन हो रही है तो ट्रेडिशनलाइजेशन भी उतनी ही हो रही है।
टेक्नोलॉजी से हम मॉडर्न हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को हम रिलीजियस वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे होजे कैसनोवा का फर्स्ट आपका आर्ग्यूमेंट है कि वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन हो रही है तो सेक्युलराइजेशन होती ही है। ठीक है, ऐसा भी है कि जब आप मॉडर्नाइजेशन हो रहे हो, आप सिटी लाइफ जीते हो, आप के अंदर अगर आप बहुत रिलीजियस थे और आप माइग्रेट किए गांव से सिटी लाइफ के लिए, आपको ना एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, आपको एक एनोनिमिटी फील होती है। अगर आपने मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल्स पढ़े हैं तो उनका भी एक बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू है सिटी लाइफ को लेके। कफन है, नमक का दरोगा है, तो वो बोलते हैं कि सिटी लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है लोगों को, क्योंकि लोग बहुत अपने आप को मैकेनिकल फील करते हैं। काम किया, सैलरी आई, घर पे आया, सोया। बहुत ही मशीनिस्ट, अगर आपने मूवी देखी हो क्रिस्टियन बेल की, उसमें भी उसका एक बहुत ही रूटीन लाइफ होता है। नो 2 days आर डिफरेंट, सब सेम चल रहा है। जॉब करी, खाना खाया, सो गए, जॉब करी, खाना खाया, सो गए। तो यहाँ पे होजे कैसनोवा क्या बोल रहे हैं कि जब ये ट्रांजिशन आता है आपके लाइफ में, तो आप अपने रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट, यू मिस योर रिलीजन, यू मिस योर कल्चरल वैल्यूज़। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू फील कि भाई यहाँ पे सिटी लाइफ में पास में कोई मंदिर नहीं है, या लोग सत्संग पे नहीं जाते हैं, या लोग कनेक्टेड नहीं हैं। ठीक है, तो यू हैव दिस फियर ऑफ लूजिंग योर ट्रेडिशनल वैल्यूज़, है ना। अगर आप एक प्राउड हिंदू हो, या आपने अपने शास्त्र, अच्छी चीज़ें अपने कल्चर में रिलीजन से लेके बहुत सीखी हैं, और वो कहीं ना कहीं अब सिटी लाइफ में या मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के बाद ये चीज़ें हटती हुई आपको दिख रही हैं, तो आपका एक फियर होता है। तो आप यू ट्राई टू कनेक्ट बैक टू रिलीजन। ये रिलीजियस रिवाइवलिज्म आता है जब एनोनिमिटी आती है। दुर्खीम ने भी बात करी है कि जब मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तरफ जा रहे हैं तो एनोनिमिटी आती है। लोग इतने स्पेशलाइज्ड रोल्स में आ जाते हैं कि वो अपनी जो अटैचमेंट है लोगों से अफेक्शनेट लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे वो लूज़ करते हैं। हम सिर्फ ट्रांजैक्शनल लेवल पे लोगों पे डिपेंडेंट हैं। तो इसने फिर रिलीजियस रिवाइवलिज्म आता है। आपने इसका एग्जांपल अगर हम लें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बैक टू द वेदास कहा था, क्योंकि उस टाइम पे वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के आने पे उन्होंने हमें कल्चरली भी दबाने की कोशिश करी थी, साइकोलॉजिकली भी दबाने की कोशिश की थी कि दीज आर बैकवर्ड पीपल, इनको हम सिविलाइज बनाएंगे। वाइट मैन्स बर्डन की बात करी थी। तो उस टाइम पे लोगों को ये फील हुआ कि वी हैव टू ब्रिंग आर इंडियन प्राइड बैक, इंडियन हिस्ट्री का जो प्राइड है वो वापस लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जब सोसाइटी में इतना ज़्यादा चेंज आता है कि आप एकदम एनोनिमस लाइफ जीनी शुरू करिए आपने, तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म आता है। लोग इकट्ठे होके अपनी हिस्ट्री का के जो प्राउड मूवमेंट्स हैं, प्राउड चीज़ें हैं, उनको वापस लेके आने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट आर्गूमेंट। सेकेंड, आप बोलोगे कि इंडिया में जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो आपके पब्लिक स्फीयर में हैं। आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, कितने भी 1 करोड़ का पैकेज हो, यू टेक पार्टिसिपेशन इन गणपति विसर्जन। ठीक है, आपके गुरुपूर्व के नगर कीर्तन होते हैं, वो आप ज़रूर देखते हो। स्पेशली इनफैक्ट जो लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि वो बाहर NRIs चले गए हैं, दे फील मोर कनेक्टेड विद इंडियन वैल्यूज़, इंडियन ट्रेडिशन। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक आता है कि चाहे कितनी भी हमारे डेवलपमेंट हो जाए, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे पब्लिक और पॉलिटिकल स्फीयर में चलती रहती हैं, स्पेशली इन इंडियन केस। ठीक है, दिवाली, होली हमारे सबसे बड़े जो नेशनल लेवल पे ज़्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम इतने टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन हो जाएंगे कि हम इन सब सेलिब्रेटरी जो पार्ट है हमारे रिलीजन का, जो अच्छी चीज़ है हमारे रिलीजन की, हम उनको छोड़ देंगे। ये नहीं होगा। फिर आता है रिलीजियस नेशनलिज्म का। आशीष नंदी ये कह रहे हैं कि रिलीजन का आपके मॉडर्नाइजेशन के साथ आपके पॉलिटिक्स में इसका रोल और बढ़ गया है इंडियन केस में। ठीक है, आप देख सकते हो कि 2014 से पहले इतनी रिलीजन की बात नहीं होती थी, अब ज़्यादा होने लगी है पिछले 10 सालों से। और ये जो राइज है इसके, दिस इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल, दिस इज़ ऑल्सो डिबेटेबल कि रिलीजन का अगर आप पॉलिटिक्स में सही तरीके से यूज़ लेके आते हो देन इट्स अ गुड थिंग। बट अगर आपको फियर मॉन्गरिंग में लेके आ रहे हो, मॉब लिंचिंग हो रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, तो दैट विल बी नेगेटिव।
इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉइंट इज कि मॉडर्नाइजेशन के साथ भी इंडिया मॉडर्नाइज हुआ है, बट उसके साथ पॉलिटिक्स में भी रिलीजन का रोल बढ़ा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन होती है तो सेक्युलराइजेशन होती ही है। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे आप कंक्लूड कर दोगे। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है 7B कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ मशरूमिंग ऑफ सेक्ट्स एंड कल्ट्स। मशरूमिंग क्या होता है? सेक्ट और कल्ट पे ऑलरेडी GS1 में आपके 1-2 साल पहले, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट ये सवाल आया था आपका। एंड GS1 की लेट मी टेल यू, कुछ लोग पूछ रहे थे, आई विल मेक अ सेपरेट अनाउंसमेंट, कि GS1 की जो इंडियन सोसाइटी है 1/3 वेटेज होती है उसकी। आपका पूरा पेपर 2 के जो लेक्चर्स होंगे उसमें सारा आपका वो कवर हो जाता है, उसके लिए सेपरेट तैयारी नहीं करनी पड़ती। तो जब सेक्ट एंड कल्ट का आया था वो सवाल, फॉर नॉन सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट हमारे लिए वो केक वॉक होती है, हम वो आग बंद करके आंसर लिख के आते हैं। सवाल यहाँ पे क्या है कि मशरूमिंग का मतलब होता है कि हर जगह जगह, हर गली नुक्कड़ में सेक्ट और कल्ट बन रहा है। जैसे पंजाब में क्या है कि कहते हैं इट चुक्को ते सिंगर है, कि ना हर ईंट उठाते हो तो चींटियाँ होती हैं, पंजाब में ईंट उठाओगे तो हर बंदा सिंगर है। तो ये कह रहा है सवाल। अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आता तो इसकी हिंदी वर्जन पेपर में होता है, तो वो आप देख सकते हो कि आज की सोसाइटी में सेक्ट्स और कल्ट्स इतने ज़्यादा क्यों है भाई, ये ट्रेंड जो नया है इसका क्या कारण है, इसके फैक्टर्स बताओ। तो आप पहले तो एक्नॉलेज करो इस चीज़ को स्टेटमेंट में कि भाई यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में सेक्ट और कल्ट की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, वो मैंने नहीं लिखी है, बट यू कुड हैव स्टार्टेड दैट, वो शायद बेटर तरीका होता है लिखने का, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग एडवांस लेवल पे बात ले गई हूँ मैं। बेसिक इंट्रोडक्शन हमेशा बेसिक रखना, सेक्ट और कल्ट की डेफिनेशन दे देना। अब यहाँ पे मैंने बोला कि हाँ भाई जो बढ़ रहे हैं सेक्ट्स और कल्ट्स, इसके बहुत सारे कारण हैं। यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक, यू टॉक अबाउट कल्चरल, यू टॉक अबाउट रिलीजियस, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मोटा मोटा मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि भाई सेक्ट और कल्ट 3 कारण से आ रहे हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल कौन से हैं इस ट्रेंड के? मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। ये चीज़ें हैं जिसके कारण इन चीज़ों सेक्ट और कल्ट की इंपॉर्टेंस एकदम से बढ़ गई है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका देखो, ये उन चीज़ों से, अनोनिमिटी से बहुत ये कनेक्टेड चीज़ें हैं। सिटी लाइफ में अनोनिमिटी इतनी ज़्यादा आ गई है, पीपल फील ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, है ना। आपको ना थोड़ा लगता है कि मैं, फोमो होता है, फोमो इज़ द राइट वर्ड, कि भाई मैं कुछ मिस ना कर दूं। तो उस चक्कर में, और आपको जो अकेलापन होता है, जो आप आइसोलेटेड फील करते हो, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप कोई ना कोई सेक्ट, कोई ना कोई कल्ट ज्वाइन कर लेते हो। वेदर यू टॉक अबाउट ईशा फाउंडेशन, ओशो, श्री श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग, आजकल सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग का बहुत ऐड आ रही है इंस्टाग्राम पे, तो ये सब चीज़ें हैं। फर्स्ट, डेरा सच्चा सौदा, पंजाब में, हरियाणा में इसका बहुत ट्रेंड है। फर्स्ट पॉइंट इज मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन। यहाँ पे वेबर क्या बोलता है कि भाई जब सोसाइटीज मॉडर्नाइज हो जाती हैं, जब रैशनैलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लोगों का ना रिलीजियस डिसएंचैंटमेंट की बात करी थी कि लोगों का रिलीजन और उसकी जो रीजनिंग थी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, वो जो चीज़ें बोलते थे उससे मन उतर जाता है, उनका मोह भंग हो जाता है, वो रैशनल बन जाते हैं। जब वो रैशनल बन जाते हैं तो जो मेन स्ट्रीम रिलीजन्स थे, जिनमें इलॉजिकल चीज़ें थी, सुपरस्टिशन था, डॉगमास थे, झाड़ फूक कर लो, फालतू की चीज़ें, ये दान करो, फलाना होगा तो आपके साथ अच्छा होगा, तो ये जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी जो एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स में, वो उनसे लोगों का मोह भंग हुआ, डिसइल्यूजनमेंट हुआ, डिसएंचैंटमेंट हुआ कि भाई ये तो गलत है, ये तो मेरे को मूर्ख बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जब ये डिसएंचैंटमेंट होती है पढ़ाई लिखाई के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ, तो अब उनको अगर स्पिरिचुअल पाथ अपनाना है, अब अगर उनको एक सेंस ऑफ यूनिटी चाहिए, तो वो क्या करें? तो उस कमी को, उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स आए। रिलीजन, पुराने रिलीजन की एक नया वर्जन आया जो मॉडर्न लोगों ने शुरू किया, जिनको लगा कि रिलीजन तो चाहिए बट एक मॉडर्न तरीके से चाहिए, एक जो आज की जनता है उनके हिसाब से चाहिए। फिर वो लेके आते हैं ये नए नई तरीके की चीज़ें, राधा स्वामी, आनंद मार्ग, यहाँ पे वो इकोनॉमिकली भी हेल्प कर रहे हैं, स्पिरिचुअली। यू मस्ट हैव सीन के सदगुरु जो है, ही नेवर टॉक्स अबाउट गॉड, कोई सुपर पावर है, स्वर्ग नर्क, जन्नत जहन्नम,
ही डज नॉट टॉक अबाउट, बहुत लॉजिकली, बहुत ही टू द पॉइंट बात करता है, आपके प्रैक्टिकल चीज़ें सॉल्व करता है. सिमिलर इज द केस विद श्री श्री रविशंकर, सिमिलर इज द केस विद ओशो. ओशो का फिर भी उनके भी बड़े आर्काइक स्टेटमेंट्स हैं. ही डज नॉट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ही डज नॉट बिलीव इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स नहीं होने चाहिए. उनसे ज़्यादा रिफाइंड थ्योरीज हैं सदगुरु की, श्री श्री रविशंकर की. ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन आपकी आती है, विपश्यना का कॉन्सेप्ट आता है. एंड पीपल, पढ़े लिखे लोग ही इनके फॉलोअर्स हैं, आज की मॉडर्न जनरेशन इनके फॉलोअर्स हैं. ठीक है, तो ये इनके आज के जो स्पिरिचुअल पाथ की, विदाउट गोइंग इनटू सुपरस्टिशन, विदाउट गोइंग इनटू इलॉजिकल थिंग्स, डॉगमास, ये इनकी आज की स्पिरिचुअल जो नीड है उसको फुलफिल करते हैं. फिर आपका आता है वही ग्लोबलाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म. ग्लोबलाइजेशन इतनी ज़्यादा हुई है पिछले 20-30 साल में कि समटाइम्स यू फील के आई एम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम माई आइडेंटिटी. एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है. आप आज की तारीख में 10 तरह की लैंग्वेजेस बोलते हो. आप इंग्लिश भी बोलते हो, पंजाबी भी बोलते हो, हिंदी भी बोलते हो, कहीं और कुछ और भी आपने स्पेनिश सीखी होगी, कहीं और कुछ और सीखा होगा, लैंग्वेजेस सीख ली आपने. आप 10 कंट्री घूमो, इंडिया में ही आप देख लो 10 तरह की कुजीन्स हैं, 10 तरह के ड्रेसिंग स्टाइल्स हैं. आप वेस्टर्न कपड़े भी पहनते हो, ट्रेडिशनल भी पहन रहे हो. आपकी आइडेंटिटी एक मिक्सचर बन गया है, एक मोज़ेक बन गया है, बहुत सारी. तो आपकी एक ट्रेडिशनल आइडेंटिटी वायलेट हुई है, ग्लोबलाइज्ड आइडेंटिटी बन गई है. जो टियर 1 सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, वहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ उनको बोला जाता है. कॉस्मोपॉलिटन मतलब दैट इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स. वहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, हर बैकग्राउंड के लोग मिल जाएंगे, हर रिलीजियस बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, एथनिक बैकग्राउंड के. एंड वो वहाँ पे इसीलिए सस्टेन कर रहे हैं बिकॉज वो वहाँ पे एक्नॉलेज्ड है, रिस्पेक्टेड है, उनको वहाँ पे सेफ फील होता है. ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक रिलीजन या एक कल्चर बेटर है. तो इस चीज़ से जब ग्लोबलाइजेशन और इंडिविजुअलिज्म आया, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के साथ ही इंडिविजुअलिज्म आएगा, दैट यू हैव द राइट. ये राइट्स आर मोर एक्नॉलेज्ड इन टियर 1 सिटीज़ दैन इन टियर 2 या टियर 3 सिटीज़. ठीक है, एंथनी गिडन्स बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है कि हु एम आई. ठीक है, वो इसलिए हुआ बिकॉज बहुत रैपिड लेवल पे ग्लोबलाइजेशन हुई है. तो ये जो इंडिविजुअल्स हैं, फिर इनको ना कुछ आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ, एक सेल्फ क्राइसिस आ जाता है, जैसे मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं, 30-35 की उम्र पे आता है कि मेरा क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या मैं आस्तिक हूँ, क्या मैं नास्तिक हूँ, मेरी क्या फिलॉसफी है लाइफ की, है ना. वो जो आप लॉस्ट फील करते हो एक सिटी लाइफ में, उसको ये एड्रेस करता है. ग्लोबलाइजेशन के कारण जो एक आप लॉस्ट फील करते हो सिटी लाइफ में, फिर अगेन आर्ट ऑफ लिविंग और ये सब चीज़ें उनको एड्रेस करती हैं. थर्ड आपका आता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़. अब ये जो सेक्ट्स और कल्ट्स उभर के आए हैं, इन्होंने एक चीज़ ये बहुत अच्छी करी है कि ये स्पेशली इवन कंट्रोवर्शियल जो आपके सेक्ट्स और कल्ट्स हैं, वेदर यू टॉक अबाउट डेरा सच्चा सौदा, वेदर यू टॉक अबाउट आसाराम, वेदर यू टॉक अबाउट नित्यानंद, इनकी प्रॉब्लमेटिक रहे हैं, इन पे कोर्ट केसेस चल रहे हैं बहुत भयंकर. बट इनकी शुरू में फैन फॉलोइंग कैसे बनी? दे टारगेटेड द मोस्ट मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, द पोरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. डेरा सच्चा सौदा के जो मोस्टली मेंबर्स हैं, दे आर SC कैटेगरी पीपल ऑफ पंजाब. ठीक है, जो बहुत मार्जिनलाइज, बहुत गरीब घर से आते हैं, उनके बच्चों को ये स्कॉलरशिप देते हैं, उनको ये प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं, मेडिकल सर्विसेज देते हैं, उनको ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं. तो इकोनॉमिक लेवल पे ये उनको हेल्प करके उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बना रहे हैं, टू दी एक्सटेंड कि वो इतने ब्लाइंड अंधभक्त बन जाते हैं कि आज की तारीख में जब गुरमीत राम रहीम पे केस भी चल रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट के केस, रेप के केस, तब भी वो ये बोलते हैं कि भाई इनको गलत जेल हुई है, इन पे गलत कोर्ट केस चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे इंसान हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस. इसमें क्या है कि हाउ दीज सेक्ट्स एंड कल्ट्स आर यूजिंग टेक्नोलॉजी. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ पूकी बाबा. उनका रियल नेम मेरे को नहीं पता, बट जिन्होंने कहा था कि तुम्हें प्यार कोई क्यों करेगा ना, इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है, कर्ली बाल है उनके. तो हाउ दीज सेक्ट्स एंड कल्ट, इंस्टाग्राम पे आपको, मेरे को तो आती है सदगुरु की इनर इंजीनियरिंग एंड कॉन्शियसनेस की ऐड आती है. तो दीज पीपल, दीज सेक्ट्स एंड कल्ट्स हैव बिकम वेरी एडवांस्ड इन यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर देयर कैंपेनिंग.
अपना स्प्रेड, अपनी मार्केटिंग, अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ किया है। शेरी टर्गल भी यही बोल रही है कि भाई वर्चुअल रिलीजियस कम्युनिटीज़ बन गई हैं, इनके पेजेस बन गए ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे इनके जो फॉलोअर्स हैं, भक्त हैं, वो इकट्ठे होते हैं और वो डिस्कशन करते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करके ये ट्रेंड आया है। फिर आप एक चैलेंज लिख दो भाई, जो मैंने यहाँ पे भी बात छेड़ी थी कि डेरा सच्चा सौदा, आसाराम, गुरमीत राम रहीम, इनके एग्जाम्पल आप लिख दो यहाँ पे कि इन्होंने अपना जो कल्ट था, इन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस था वो गलत कामों के लिए भी यूज़ किया है। ठीक है, जब डेरा सच्चा सौदा की इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनका बढ़ गया था कि पंजाब के सीएम उन पे वहाँ पे माथा टेकने आ रहे हैं वोट बैंक कलेक्ट करने के लिए, तो जब इतना ज़्यादा आप उनको पूजना शुरू कर देंगे तो दे हैव सच पावर दैट दे कैन ब्रिंग राइट्स। उनका एक स्टेटमेंट जाता है, लोग उनके लिए राइट्स पे उतर आए। इंडिया यहाँ पे हुआ था, आई थिंक करनाल में हुआ था या कैथल में, आई डोंट रिमेंबर द सिटी, बट हरियाणा में 3 दिन तक राइट्स चले थे बिकॉज ऑफ डेरा सच्चा सौदा। तो ये जो डिविसिवनेस है, ठीक है, या सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं मास लेवल पे, नित्यानंद का बहुत बड़ा केस था, ये चीज़ें भी गलत हो रही हैं। दीज थिंग्स हैव टू बी टेपर्ड ऑफ, दीज थिंग्स हैव टू बी कंट्रोल्ड। ये आशीष नंदी ने वार्निंग दी है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये सेक्स एंड कल्ट्स वाला पूरी डायमेंशन आपकी कंप्लीट होती हैं। सेकेंड, फिर आता है आपका 7C कि डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ पावर इन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सोशल हायरार्कीज इन अ सोसाइटी। पावर पे आपका सवाल है, तो पावर वाले चैप्टर से आया होगा आपका, जहाँ पे हम मैक्स वेबर की पावर एंड अथॉरिटी पढ़ते हैं। तो सवाल आपका आया है सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। यहाँ पे जब आप सोशोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ते हो तो अलग अलग थिंकर्स आते हैं, जो हम यहीं पे इसी आंसर में लिखने वाले हैं कि भाई पावर कैसे एक रोल प्ले करती है। पावर की डेफिनेशन में ही ये है कि जब पावर डिफरेंस होता है तो जो पावरफुल बनता है वो अगले की विल के अगेंस्ट उससे काम करवा सकता है। दैट इज अ ट्रू सिंपल डेफिनेशन ऑफ पावर। जब ये आ गया तो सोशल हायरार्कीज तो होंगी ही होंगी, है ना। किसी के ऊपर ऑपरेशन होगा वो पावर के बेसिस पे ही होगा। फिर इसके अब हम पॉइंट्स लिखते हैं कि भाई क्या क्या डायमेंशंस ऑफ पावर। डायरेक्ट क्वेश्चन में से ही ये आप हेडिंग उठाओगे कि डायमेंशंस क्या हैं सोशल हायरार्कीज मेंटेन करने में। 10 मार्कर है, फटाफट 4 पॉइंट्स लिखो और कंक्लूड करो, ख़त्म करो। अब फर्स्ट आपकी थ्योरी जो सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर में से आया है, वहाँ पे आप कार्ल मार्क्स की भी पढ़ते हो कि भाई जो लोग इकोनॉमिकली पावरफुल हैं, जो अमीर लोग हैं, वो कैसे अपनी पावर मेंटेन करते हैं। वो जो पावर डिफरेंस है जो इकोनॉमिक लेवल पे, उसको क्लास बोला जाता है ना। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वाला जो यूनिट है उसमें आप क्लास के लेवल पे सोशल हायरार्कीज पढ़ते हो। स्ट्रैटिफाइड है इंडियन सोसाइटी या किसी भी और सोसाइटी। कल्चर के लेवल पे कास्ट आ गया, कास्ट के लेवल पे हाउ इंडियन सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड। जेंडर के लेवल पे इंडियन सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड। तो ये अब फिर पावर इन द सेंस पॉलिटिकल पावर, सत्ता किसके पास, कुर्सी का नशा जो होता है, उसके बेसिस पे कैसे सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड है। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे कि भाई क्लासेस जो बनी हुई हैं, अमीर है, मिडिल क्लास है, बीपीएल लोग हैं, ये जो कैटेगराइजेशन है ये इकोनॉमिक लेवल पे है। कार्ल मार्क्स ने इसकी बात करी है, हाउ दीज हायरार्कीज आर मेंटेन्ड। एंड फिर एक आप फैक्ट लिख दोगे कि इंडिया में 1% इनइक्वालिटी इतनी लेवल की है, इकोनॉमिक पावर जो पावर डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा है कि टॉप 1% ऑफ इंडियन सोसाइटी कंट्रोल्स 40% ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो ये फैक्ट तब रेलेवेंट और हो जाता है जब आप जीडीपी ग्रोथ की बात करते हो कि जीडीपी इतनी बढ़ गई, बट दैट ग्रोथ इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन द हैंड्स ऑफ द टॉप 1%। वो जो ग्रोथ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो जब कह रहे हो कि इंडिया बढ़ रहा है, तो इंडिया नहीं बढ़ रहा है, इंडिया के कुछ लोग बढ़ रहे हैं, बाकी नहीं बढ़ रहे। नेक्स्ट आपका आता है कल्चरल पावर। कल्चरल पावर में वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियस पावर, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट कास्ट सिस्टम, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट। तो बोर्ड्यू टॉक्स अबाउट, इसने 3 तरह के कैपिटल की बात करी थी, यहाँ पे इसने कल्चरल कैपिटल की भी बात करी थी कि कल्चरली जो ऊपर है हायरार्की में, ठीक है, वो कैसे अपनी
अपनी हायरार्की मेंटेन करते हैं, अपनी कल्चरल सुपीरियोरिटी मेंटेन करते हैं। इसमें आप वो वर्ण सिस्टम बता सकते हो, कास्ट सिस्टम बता सकते हो। फिर घुरे, अब कास्ट की बात करोगे तो घुरे की तो बात करोगे कि हाउ कास्ट हैज़, इंडिया में कास्ट ने कैसे सोशल हायरार्कीज इतनी रिजिड बनाई हो कि आपकी पुश्तों की पुश्तें उस कास्ट की होती है। बाय बर्थ दिस इज डिसाइडेड, इसमें कोई मोबिलिटी भी नहीं है। एटलीस्ट इकोनॉमिक पावर में मोबिलिटी है, एक गरीब इंसान अमीर बन सकता है, बट कास्ट में कोई मोबिलिटी नहीं होती है, मोटा मोटा। ठीक है, पॉलिटिकल पावर में आ जाओ कि वेबर ने बात करी है पॉलिटिकल पावर की कि अथॉरिटी, जब आप लेजिटिमाइज्ड पावर की बात कर रहे हो तो आप अथॉरिटी की बात कर रहे हो। अथॉरिटी की बात कर रहे हो तो वो पावर जो लॉज के थ्रू आपकी सोसाइटी में एक्सेप्टेड है। जब लॉज आ गए, पार्लियामेंट आ गया, तो पॉलिटिकल पावर की भी बात आपने कर दी। तो यहाँ पे 3 तरह की अपनी पावर्स अथॉरिटीज बता दो, लीगल होती है, ट्रेडिशनल होती है, कैरिस्मेटिक। यहाँ पे हम पॉलिटी लेवल की बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल होगी राजा प्रजा वाले, लीगल हो गई आपकी पीएम, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की। कैरिस्मेटिक हो गई कि जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, वो नॉन पॉलिटिकल भी हो सकती है। पॉलिटिकल लेवल पे यू कैन टॉक अबाउट मोदी जी, नॉन पॉलिटिकल लेवल पे यू कैन टॉक अबाउट शाहरुख खान। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे आप डोमिनेंट कास्ट की भी बात कर सकते हैं कि डोमिनेंट कास्ट कल्चरल पावर है, बट उनके पास इकोनॉमिक पावर भी है, मतलब दैट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स, और पॉलिटिकल पावर भी है। अब व्हेन टॉक अबाउट अपर कास्ट पीपल ऑल्सो। फिर आपका आता है सोशल नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजी। ये तो हो गई इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल पावर। एक और पावर होती है हेजिमनी, जिसकी बात करी है ग्राम्स्की ने। ग्राम्स्की बोलता है कि हेजिमनी मतलब कि सोसाइटी में एक आपने नैरेटिव चलाया है, एक स्टोरी चलाई है, एक प्रोपेगेंडा चलाया है, हिंदू खतरे में है, दैट इज अ प्रोपेगेंडा क्रिएटेड। इसकी अगर एक प्रॉपर बैकिंग हो तो हम माने भी, बट ये एक नैरेटिव चलाया गया है। हिटलर ने नैरेटिव चलाया था कि आर्यन रेस है वो सबसे सुपीरियर रेस है, इतनी सुपीरियर है कि बाकी रेसेस को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। ठीक है, और यही सबसे प्योर रेस है, प्योर आर्यंस उनको बोला गया था। तो ये प्रोपेगेंडाज होते हैं, इनको वो सोसाइटी में स्प्रेड करते हैं। ये इसको उन्होंने बोला है, ये जो आइडियोलॉजिकल लेवल पे, ठीक है, एक थ्योरी आपने, एक फिलॉसफी आपने सोसाइटी में फ्लोट कर दी, उसकी क्या बैकिंग है वो सब छोड़ो, उसका हमें मतलब नहीं है, बस एक स्टेटमेंट चला दिया, उसको बोलते हैं हेजिमनिक पावर। आइडियोलॉजिकल लेवल पे आप जो पावर क्रिएट कर रहे हो। ब्रिटिशर्स ने भी करा था कि भाई इंडियंस जो है तो बैकवर्ड है, वाइट मैन्स बर्डन, कि इंडियंस को तो सिविलाइज हम कर रहे हैं, तो हमें तो ये तो लोग, इन लोगों को हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हम यहाँ पे इनको अपनी कॉलोनी बना के, इनको गुलाम बना के हम इनके प्रोग्रेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, फिर पेट्रियार्कल नॉर्म्स भी इसी में आती हैं कि जो जेंडर बेस्ड आपके डिस्क्रिमिनेशन है वो भी इसी आइडियोलॉजी पे चलते हैं कि मेन आर बेटर देन विमेन। ठीक है, मेंटली मैथ्स उनका तेज होता है, या वो विमेन शायद, अब सरपंच पति का जो कॉन्सेप्ट है कि विमेन को इतने मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, वो भोली भाली होती है, वो नहीं संभाल पाएंगी, उनसे वो तो जैसे अबला नारी का कॉन्सेप्ट, या फेमिनिन जो आपके ट्रेट्स होते हैं कि विमेन बहुत डेलिकेट होती हैं, इमोशनल होती हैं, तो वो शायद स्ट्रॉन्ग रोल्स, लीडरशिप रोल्स, मैनेजमेंट अच्छे रोल्स वो शायद नहीं इतने अच्छे से हैंडल कर पाती। दीज आर जस्ट हेजिमनिक आइडियोलॉजीज। ठीक है, ये आपके पावर स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, सोशल हायरार्कीज मेंटेन करने में इनका रोल होता है। एंड देन यू विल कंक्लूड कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं, इसी चीज़ की एक समरी बना के कंक्लूड कर दोगे। फिर आपका आता है लास्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कि अब ये आपका सवाल आया किनशिप वाले चैप्टर्स में से, मॉडर्न फैमिलीज हैव नॉट जस्ट बिकम न्यूक्लियर एंड नियो लोकल बट ऑल्सो फिलियोसेंट्रिक। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस ट्रेंड? अब फिलियोसेंट्रिक क्या होता है? पहले तो अगर आपको ये टर्म्स वर्म्स नहीं पता है तो इसका हिंदी वर्जन देख लेना, जो ओरिजिनल आपका सोशियोलॉजी का पेपर आता है या कोई भी आपका प्रीलिम्स मेंस के सारे पेपर आते हैं उसमें उसका हिंदी वर्जन भी लिखा होता है, वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा फिलियोसेंट्रिक क्या होता है। तो अब अगर आपको नहीं भी आता तो आप ये आंसर लिख पाओगे। अगर आपको ये आता है तो कैसे लिखना है, अब मैं आपको परफेक्ट आंसर बताऊंगी ना। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओगे कि भाई न्यूक्लियर फैमिलीज, नियो लोकल फैमिलीज क्या होता है। हर एक टर्म कीवर्ड जो है आपके आंसर क्वेश्चन का वो एक्सप्लेन करोगे।
फर्स्ट पार्ट में आप इस स्टेटमेंट से अग्री करोगे कि हाँ भाई मॉडर्न फैमिलीज जो हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक शिफ्ट आ रहा है, ये एक ट्रेंड आ रहा है कि जो न्यूक्लियर और नियो लोकल फैमिलीज हैं वो फिलोसेंट्रिक भी बनती। फिलोसेंट्रिक मतलब जिनको अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है, ठीक है। अगर हम पिछली जनरेशन की बात करें, मेरे पापा की जनरेशन की बात करें, तो आप देखोगे कि 7-8 भाई बहन होते थे। 7-8 भाई बहन होते थे तो कोई नखरे वखरे नहीं होते थे किसी बच्चे के कि भैया मेरे को आइसक्रीम चाहिए, तो आप लेट गए सड़क पे, मिट्टी में लेट गए तो लेट गए, पड़े रहो, ठीक है। आजकल जो बच्चे सुसाइड की धमकी दे देते हैं या घर से भाग जाऊंगा, वो उस टाइम पे नहीं चलती थी। उनको था कि तू मर तो मर, हमारा एक बच्चा कम होगा तो हमारी जिम्मेदारी कम होगी। हम 8 बच्चों से 7 बच्चे पालना ईजी है। आजकल क्या है मॉडर्न फैमिलीज में, क्योंकि बच्चे 1-2 होते हैं एंड पेरेंट्स आर नॉट पुअर, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तो दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू देयर किड्स। उनके ज़िंदगी का एम ही यही होता है कि बच्चे के मार्क्स अच्छे हों, बच्चे की ऑलराउंडेड पर्सनालिटी हो, बच्चे स्कूल से पढ़ा हो, सारी चीज़ें, लैंग्वेजेस उसको आती हो, स्पेनिश कोर्स किया हो, यहाँ पे इंटर्नशिप करी हो, जूडो कराटे आते हो, टेनिस आता हो। तो ये मॉडर्न फैमिली के ट्रेड्स, ये ट्रेंड अब उभर के आ रहा है। तो यही आगे हम खोल के लिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये स्टेटमेंट को अग्री करो कि हाँ भाई ये शिफ्ट आ रहा है, फिलियोसेंट्रिक अरेंजमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, फिलियोसेंट्रिक फैमिलीज हमें देखने को मिल रही हैं। फिर आप पहले लिखो, 3 टर्म्स हैं। पहले पॉइंट में न्यूक्लियर और नियो लोकल फैमिलीज को डिफाइन करो। न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं, दादा दादी नाना नानी साथ में नहीं है, कोई रिश्तेदार ताया चाचा मामी साथ में नहीं रहते हैं। स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, आजकल ये ट्रेंड में है। इसका रीजन था इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, अर्बनाइजेशन हुई, दीज फैमिलीज आर मोर मोबाइल। तो ये फेवरेबल था सर्विस सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, इसलिए इन फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आया। ये पार्सन्स ने भी बोला है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज को ऐसी फैमिलीज चाहिए थी, तो वो माइग्रेट हुए गाँव से अपने पेरेंट्स को छोड़ के। वो हमारे पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों के साथ शहर में नौकरियों के लिए आए और फिर ऐसे रहने लगे। जो गाँव में आने जाना लगा रहता था, बट जॉइंट फैमिली टूट के न्यूक्लियर फैमिली बनी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर इसमें एक बात आ रही है नियो लोकल। व्हाट इज नियो लोकल? नियो लोकल मतलब कि जब एक कपल शादी करके आ रहा है, न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, तो वो अपने, जो लड़का है वो अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के, जो लड़की है वो अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के एक नए घर में सेपरेट रह रहे हैं। पहले क्या होता था कि औरत शादी करके अपने ससुराल वाले घर में रह रही है। आजकल नहीं ऐसा है। आजकल है कि शादी करके वो एक नए घर में रह रहे हैं जहाँ पे उनकी नौकरी है, जहाँ पे उनके जॉब्स लगी हुई हैं, उस हिसाब से उनकी लोकेशन डिसाइड होती है। तो इसको बोला गया है नियो लोकल, एक नया घर, नई लोकल एरिया। तो न्यूक्लियर भी बन गई हैं, अब नियो लोकल भी बन गई हैं। अब इन दोनों में लिंक भी है। लिंक ये है कि अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो वो नियो लोकल होती है। देखो न्यूक्लियर, अगर जॉइंट फैमिली की बात करें तो जॉइंट फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली एक स्टेज भी आती है। तो चाहे आप अपने दादा के साथ रह रहे हो या नानी के साथ रह रहे हो, वो पेट्री लोकल या मेट्री लोकल जो फैमिलीज होती हैं वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली एक स्टेज पे आती है जब आपके दादा दादी की डेथ हो जाती है, नाना नानी की डेथ हो जाती है। उस केस में पेट्री लोकल, मेट्री लोकल भी है बट न्यूक्लियर भी है, ठीक है। नियो लोकल फैमिलीज ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर होंगी, बट न्यूक्लियर फैमिलीज में नॉट नेसेसरली भी नियो लोकल, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में आप बता दो कि फिलियोसेंट्रिसिज्म का क्या मतलब है। फिर वही लिख दो कि जिनको बच्चों से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती है और उनकी सारी लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड बच्चों पे, स्पेशली लाइक इन माय फैमिली बोथ आर डबल इनकम पेरेंट्स, ठीक है। तो वो उनका सारा फोकस उनके फ्यूचर सक्सेस, उनका करियर, उनकी एजुकेशन, उनकी शादी, उनकी हेल्थ, तो उधर ही चलता रहता है, ठीक है। ये आपका फिलियोसेंट्रिसिज्म। अब ये ट्रेंड क्यों आया है? तो ये मोटे मोटे सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सब एंगल जो आपको समझ में आता है वो लिख दो। 20 नंबर का सवाल है, 250 वर्ड्स हैं, तो मैंने ये 3 कड़क कड़क पॉइंट्स आपको मैं बता रही हूँ। फर्स्ट इज सोशो इकोनॉमिक। अब अर्बनाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो जो पेरेंट्स थे वो हो गए डबल इनकम और वो हो गए पढ़े लिखे। सर्विस सेक्टर इंडिया में आता है 1980s 1990s में, 1990s में उभर के आता है। तो वो लोग थे पढ़े लिखे, डेस्क जॉब वाले, और वो टियर 1 सिटीज़ में रह रहे हैं। उनका एक लाइफस्टाइल है, उनकी एक विचारधारा है, उनकी एक फिलॉसफी है, और वो डबल इनकम है। तो पढ़े लिखे थे और डबल इनकम
तो दे हैविली इन्वेस्टेड इन चिल्ड्रंस फ्यूचर ऑल्सो, चिल्ड्रंस एजुकेशन ऑल्सो, कि वो भी डबल इनकम बने, उनका भी पैसा बने और वो भी पढ़े लिखे हों, बच्चे हों, अच्छे स्कूल्स में पढ़े हों, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हों, मास्टर्स करी हो, PhD करी हो। ये इस फैक्ट को सपोर्ट करते हुए हम नेशनल सर्वे में देखते हैं, सैम्पल सर्वे में, कि भाई हाँ ऐसे हाउस होल्ड्स का राइज हुआ है। इनफैक्ट आजकल आपने एक वर्ड सुना होगा डिंक, डबल इनकम नो किड्स। जो कुत्ता पालते हैं, कुत्ता बिल्ली पालते हैं, कोई भी पेट पालते हैं, उनको बच्चे भी नहीं करने, तो वो अपने सारे पैसे अपने पेट्स के खर्चे पे लगाते हैं। अपने कुत्ते को स्पा कराना है, उसके नेल्स काटने हैं, उसके स्पेशल बेड है जो कि उसके जॉइंट्स के लिए अच्छा है, उसके लिए एक अलग रूम है, उसके हिसाब से उनको हो सकता है ये सवाल भी आ जाए कि ऐसी फैमिलीज जो यहाँ पे हम फिलो सेंटर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पेट सेंट्रिक हो जाएंगे, जिनको अपने पेट से इतना प्यार है, ऐसे कपल्स भी आ रहे हैं। सेकंड आपका पॉइंट आता है, ये नंबरिंग गलत हो गई है, 1 2 3 होगा, जेंडर रोल्स एंड पेरेंटहुड। अब क्या हो गया ना, जब लोग पढ़े लिखे हो गए, मॉडर्नाइज हो गए, तो जो मेल जो फादर था, फादर का अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में अब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है। ठीक है, अब फादर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू, पहले ज़माने में क्या होता था, बच्चों पे बाप को पता, बहुत सारे आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे इंस्टा पे, कि फादर को पता नहीं होता कि मेरे बच्चे की उम्र क्या है, मेरे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, उसके क्लास टीचर का नाम क्या है, उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, उसका बर्थडे कब आता है, पता ही नहीं होता। ही इज़ जस्ट अ प्रोवाइडर, बस पैसे दे रहा है घर पे, घर के साथ अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब फादर्स आर ऑल्सो इंगेज्ड इन बच्चों के पालन पोषण में। ठीक है, उससे क्या हो गया है, उससे दे आर मोर इन्वेस्टेड। औरत माँ तो थी, फादर भी मोर इन्वेस्टेड हो गया, एंड इसीलिए फिलोसेंट्रिसिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया। अब दोनों के दोनों इन्वॉल्व हैं बच्चों के फ्यूचर में, बच्चों के इमोशनल और एजुकेशनल डेवलपमेंट में। बट इसमें चैलेंजेस भी है। अब चैलेंजेस देखो क्या है, कि ओवर पेरेंटिंग की, माइक्रो मैनेजिंग के, बच्चों को कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार, भी मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा लाडला, वो चीज़ों ने बच्चों को बिगाड़ दिया है। पीपल किड्स ब्लैकमेल देयर पेरेंट्स, उनको पता है मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा है तो भाई पैसे डाल दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं घर से भाग जाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा। पैम्पर्ड, एक्सट्रीमली पैम्पर्ड किड्स की बात हो रही है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बोलते हैं इसको। इसके मतलब दोनों केस बता रही हूँ। एक तो पैम्पर्ड किड्स, ठीक है, जो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को। एक है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, के भाई पेरेंट्स आपके सिर पे ही चढ़े हुए हैं, सुबह उठो हैं, ब्रश करो, कंघी करो, तेल लगाओ, ऑफिस जाओ, ये करो, वो करो, सिर पे चढ़े होते हैं जो आपके पेरेंट्स, कि दे डोंट गिव यू इमोशनल फ्रीडम, दे डोंट गिव यू प्राइवेसी, दे डोंट गिव यू एनी काइंड ऑफ फ्रीडम जो आप when you grow as a from a child to a teenager to an adult, जो आपको फ्रीडम टाइम के साथ मिलती रहनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। तो ये चैलेंजेस हैं। ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट्स, दोनों केस आते हैं, पैम्पर्ड भी और ओवर कंट्रोलिंग। तो ये आपके चैलेंजेस हो जाएंगे। फिर आप कंक्लूड कर दोगे, तो यहाँ पे आपका ये आंसर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी आई ओपनिंग आंसर था, ये कॉन्सेप्ट था, ये आपका यहाँ ख़त्म होता है। फिर आता है 8B। 8B में बोल रहा है कि सोशल चेंज की जितनी भी थ्योरीज हैं, हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, वो बताओ, और फिर जो यूनिलीनियर थ्योरी है सोशल चेंज की, उसकी लिमिटेशंस बताओ। यूनिलीनियर थ्योरी जो है, तो ये आपने पढ़ी है कि भाई लीनियर एवोल्यूशनरी थ्योरी होती है, साइक्लिकल थ्योरी होती है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट आया है थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज में से। ये हम देख लेते हैं। देखो, ये आपका सवाल आया है यहाँ से, सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, साइक्लिकल होती है, एवोल्यूशनरी होती है। ठीक है, तो अब देखो, अब पहले तो आप सोशल चेंज को यहाँ पर डिफाइन करो कि सोशल चेंज सोशोलॉजिकली हम किस चीज़ को बोलते हैं। जब सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, कम्युनिटी लेवल पे हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है। वेदर यू टॉक अबाउट जब LPG रिफॉर्म्स आते हैं, ठीक है, एकदम से इकोनॉमिक लेवल पे जब हमारी सोसाइटी चेंज हुई, सर्विस सेक्टर लेड हुई, तो जॉबलेस ग्रोथ हुई, मतलब एक बहुत ही बड़े लेवल का एक चेंज आया। जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जब कोविड आया, जब डिमोनेटाइजेशन हुई, है ना, ये जो बड़े बड़े चेंजेस हैं, ये सोशल चेंज है, जिसने सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर्स थे इतने रिजिड, उसको हिलाया, लोगों के बिहेवियर्स को चेंज किया, लोगों की वैल्यू सिस्टम को चेंज किया। इसको हम सोशल चेंज बोलते हैं।
दिस कैन बी ब्रॉड बाय टेक्नोलॉजी, दिस कैन बी ब्रॉड बाय सोशल मूवमेंट्स, या बिलीफ सिस्टम आपका चेंज हो रहा है। बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है? न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स आ रहे हैं, एजुकेशन आपकी बढ़ रही है, प्रोपेगेंडा आ रहा है, या कोई है ना मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, तो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, थ्योरी पूछिए फर्स्ट पार्ट में, 20 नंबर का सवाल है, 10 मार्क्स इसके हैं, 10 मार्क्स इसके हैं। एवोल्यूशनरी थ्योरी, कि भाई सोसाइटी जो चेंज होती है, जैसे एक बच्चा है, पहले छोटा होता है, पहले वो स्टेम सेल होता है, सिंगल सेल, है ना, जब कंसीव होता है, फिर उससे वो जाइगोट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर इंसान बन रहा है। तो एवोल्यूशनरी, जो डार्विन की एवोल्यूशनरी थ्योरी थी कि ह्यूमन एवोल्यूशन ऐसे होता है, बोलते हैं कि हाँ भाई, ये सबसे अर्ली, सबसे सिंपलिस्टिक थ्योरी है, बिकॉज दे वर कॉपिंग नेचुरल साइंसेस ब्लाइंडली, कि भाई जैसे ह्यूमंस का एवोल्यूशन होता है वैसे ही सोसाइटी का भी एवोल्यूशन होता है। जैसे इंसान 4 पैरों पे था, फिर 2 पैरों पे हुआ, होमो इरेक्टस बना, तो ऐसे ही सोसाइटी के भी एवोल्यूशन होता है, वन डायरेक्शनल। इसमें सबसे फेमस नाम है ऑगस्ट कॉम्ट का, वो थे पॉजिटिविस्ट, वो ये सब चीज़ें करते थे, वो डार्विन से बहुत प्रभावित थे। उसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, ये भी दुर्खीम ने हमने पढ़ा था कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की बात करते हैं, मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो वो आपका यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है साइक्लिकल थ्योरी। साइक्लिकल थ्योरी कहने का मतलब ये है कि जैसे रोम की सिविलाइजेशन आई थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आई थी, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी, या मुगल सल्तनत आई थी, मुगल एरा आया था, बट वो आज की तारीख में नहीं है। तो कहते हैं, ये बोलते हैं कि सोसाइटी का जन्म होता है, सोसाइटी की एक पीक आती है, मैच्योरिटी थी, फिर वो सोसाइटी मर जाती है, ठीक है, फिर एक नई सोसाइटी का जन्म होता है। तो एक साइकिल जन्म मरण का चलता है, जैसे एक इंसान का एक पैदा होता है, फिर वो मरता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो वो भी ये ऐसा ही कुछ कहते हैं कि साइकिल है। इसमें अलग अलग थ्योरीज थी। परेटो बोलता है, लायंस एंड फॉक्सेस वाली, कि एक सत्ता जो होती है, सत्ता में जैसे डुअल पार्टी सिस्टम है, कि एक तो ये आती है, डेमोक्रेट्स आते हैं या रिपब्लिकन्स आते हैं यूएस में, तो ये साइकिल चलता है। या इंडिया में क्या है, नेशनल लेवल पे कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, ये साइकिल चलता है। तो ये कह रहा है कि साइक्लिकल सोशल चेंज होते हैं सोसाइटी में, राइज, डिक्लाइन एंड रिन्यूअल। इसमें आपके मेन नाम आ जाते हैं ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर एंड आर्नोल्ड टॉयनबी, ठीक है, नाम मैंने डाल दिए हैं, इन्होंने भी साइक्लिकल थ्योरी दी थी, इनकी अलग अलग कुछ कुछ वेरिएशंस थी साइक्लिकल थ्योरी के अंदर। फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आ गई। कॉन्फ्लिक्ट में कार्ल मार्क्स की ही बात करेंगे हम, कि ये मार्क्सिस्ट्स कहते हैं कि भाई सोसाइटी हमेशा 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है, उन 2 ग्रुप्स में लड़ाई चलती रहती है, फिर जब वो लड़ाई बहुत पीक तक चली जाती है, प्लस कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो एक नई सोशल चेंज आता है बहुत बड़ा, और एक नई सोसाइटी का जन्म होता है, नया मोड ऑफ प्रोडक्शन, जैसे इन्होंने बात करी है। तो ऐसे ही फिर जब नई सोसाइटी आती है, उसमें भी 2 ग्रुप्स होते हैं, फिर वो लड़ते रहते हैं, उनके इंटरेस्ट में क्लैश होता है, फिर वो लड़ाई के साथ साथ जब एक नई टेक्नोलॉजी और आती है, तो फिर से सोशल चेंज आता है, और फिर से एक नई सोसाइटी का जन्म होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट ही सोसाइटी को आगे लेके जा रही है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये यहाँ पे। स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट की बहुत क्रिटिसिज्म है इनका, कि भाई ये तो चाहते हैं कि जो चल रहा है, जो ऊंच नीच है, जो इनइक्वालिटी है, जो पावर एलिट्स हैं जिनके पास सत्ता है, और जो गरीब है जिनके पास सत्ता नहीं है, वैसा ही सिस्टम बना रहे, इक्विलिब्रियम बना रहे। इनको बोलता है स्टेटस क्वोइस्ट, जो चल रहा है वैसा चलता रहे, ये उनके फेवर में होते हैं। तो टैलकट पार्सन सबसे इस चीज़ के लीडर हैं, कि वो बोलते हैं कि जो सोशल चेंज है ना, वो इक्विलिब्रियम बना रहे, जो जैसे सोसाइटी चल रही है उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, छोटा छोटा सोशल चेंज आए, और इक्विलिब्रियम भी उस चेंज के हिसाब से थोड़ा बहुत अडेप्ट करके एक नया इक्विलिब्रियम बना ले। केओस, डिस्टर्बेंस, सिविल वॉर, रेवोल्यूशन, वायलेंस, ये सब नहीं चाहिए हमें। हमें शांति बनाए रखनी है, चाहे ऑपरेशन चल रहा है तो चलता रहे, चाहे पॉवर्टी क्राइम चल रहा है तो चलता रहे, कुछ बड़ा ड्रास्टिक चेंज हमें नहीं चाहिए, इक्विलिब्रियम बना रहे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं पार्सन्स। फिर अब लोग क्या करते हैं, ये 3-4 जो चेंजेस सोशल चेंज की थ्योरीज हैं उनको गिना के आंसर खत्म कर देते हैं, बट यहाँ पे एक पोस्ट मॉडर्न थ्योरी, पोस्ट मॉडर्न एंगल जरूर ऐड कीजिए इफ़ यू वांट नॉवेल्टी इन योर आंसर, इफ़ यू वांट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश ज़रूर करें। पोस्ट मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है
कि जब मॉडर्नाइजेशन पीक पे था, मिड 90s जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो मॉडर्नाइजेशन पीक पे आना शुरू हुआ, फिर मिड 1900s में पीक पे आ गया। अब मिड 1900s के बाद ना लोगों को एहसास हुआ कि भाई मॉडर्नाइजेशन के तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, हम देख रहे हैं। तो वही डिसइंचेंटमेंट हुई उनकी, कि उनका मोह भंग हुआ और उन्होंने कहा कि जो मॉडर्नाइजेशन के टाइम पे जो थिंकर्स आए थे सोशोलॉजी के, बड़ी बड़ी थ्योरीज लेके आ रहे हैं। कार्ल मार्क्स बोल रहा है कि भाई कैपिटलिज्म आता है, उससे पहले फ्यूडलिज्म होता है, उसके पहले ये होता है, फिर स्लेवरी होती है और ऐसे चेंज होता है। बहुत ही बड़े ग्रैंड लेवल पे बात कर रहे हैं। टैलकट पार्सन्स भी ग्रैंड लेवल पे बात कर रहे हैं, मैक्स वेबर भी, दुर्खीम भी। सिंपल सोसाइटी होती है, फिर कॉम्प्लेक्स होती है, फिर ये ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है, फलाना होता है, रिलीजन में फलाना होता है, ये होता है। ऑगस्ट कॉम्ट 3 तरह के स्टेजेस की बात कर रहे हैं कि भाई पहले रिलीजन चर्च का बोलबाला था, फिर रेनेसां आया, फिर रेनेसां के बाद मॉडर्निटी, साइंटिफिक आइडियाज़ आए, द एज ऑफ साइंस आई। तो ये कहते हैं कि भाई जब यूरोप में रेनेसां आ रहा था तब क्या इंडिया में भी रेनेसां आ रहा था? तब क्या किसी ट्राइब में भी रेनेसां आ रहा था? अब यूरोसेंट्रिक व्यू है ये कल्चरल बायस है। यहाँ पे हम बात करेंगे कल्चरल बायस की, कि भाई ये एक थिंकर ने, अगर ऑगस्ट कॉम्ट ने बोल दिया कि 3 स्टेजेस थी सोसाइटी के डेवलपमेंट की, तो डज नॉट मीन 3 स्टेजेस थी, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, असली में ऐसा नहीं है। तो पोस्ट मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं कि सोसाइटी में सोशल चेंज बहुत फ्रेगमेंटेड होता है, सोसाइटी के हिसाब से होता है। यूरोप में जो आज की तारीख में सोसाइटल चेंज आ रहे हैं, सोशल चेंज आ रहे हैं, इंडिया में शायद नहीं आ रहे होंगे। इंडिया शायद उससे 100 साल पीछे होगा। जो चाइना में चल रहा है वो शायद इंडिया उससे रिलेट ना कर पाए। तो अब सोसाइटी टू सोसाइटी, कम्युनिटी टू कम्युनिटी, रिलीजन टू रिलीजन, जोग्राफी टू जोग्राफी, सोशल चेंज की डेफिनेशन बदलती है, स्टेजेस बदलते हैं, टाइप ऑफ साइकिल्स, सोशल इंटरप्शंस वो चेंज होती हैं। तो बहुत डाइवर्सिटी है सोसाइटी में, उसको एक्नॉलेज करो। सब्जेक्टिविटी है ये बोलते हैं। तो ये बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग्स बोलते हैं कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। ठीक है, ये आप एंगल जरूर लिखोगे। जो हमेशा ये बोलते हैं कि कंटेक्सचुअल होती हैं चीज़ें, सब्जेक्टिविटी को ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। लिमिटेशंस लिख दो, यूनिलीनियर चेंज ऑफ सोशल चेंज। अभी सबसे बेसिक, सबसे पहली और सबसे पुरानी थ्योरी थी, तो इसके तो भर भर के आप बोल सकते हो नेगेटिव पॉइंट्स के ओवर सिंप्लीफिकेशन। अब कॉम्ट ने बोल दिया कि वही 3 स्टेजेस थी, कि पहले रिलीजियस आइडियाज़ का बोलबाला था, जो रिलीजन ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। फिर उसको चैलेंज करते हुए रेनेसां आया, फिर रेनेसां के बाद एज ऑफ साइंस आई। तो भाई यही स्टेजेस थे क्या? यही स्टेजेस थे क्या? यहाँ पे जब आपके वहाँ रेनेसां चल रहा है, हमारे यहाँ पे मुगल्स का राज चल रहा है, हमारे यहाँ पे एक नए रिलीजन, बहुत रैशनल रिलीजन पैदा हो रहा है, जहाँ के जिसके लीडर थे गुरु नानक देव जी। वहाँ पे रेनेसां चल रहा है, यहाँ पे मुगल एरा चल रहा है, बाबर अकबर का रूल चल रहा है, और उसके पैरेलल एक नया रिलीजन भी चल रहा है। मतलब आप कह रहे हो कि कितनी सारी चीज़ें पैरेलल चलती हैं। दैट इज व्हाट पोस्ट मॉडर्न पीपल वर सेइंग। फिर कल्चरल बायस की, भाई ये तो यूरोपियन थ्योरी है कि 3 स्टेजेस होते हैं, या कार्ल मार्क्स ने कह दिया कि ऐसे ऐसे एपॉक्स के पहले फ्यूडलिज्म था, अब कैपिटलिज्म है, ये है। इंडिया में तो आज भी गाँव में जाओ फ्यूडलिज्म है। ठीक है, तो ये एक यूरोसेंट्रिक, एक कुछ लोगों का व्यू, कुछ 9 यूरोपियंस आर 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, उनका व्यू पॉइंट आप पूरी दुनिया पे थोप रहे हो। ठीक है, ये नहीं चलेगा। इंडिजिनस प्रैक्टिस, इंडिजिनस पूरे वर्ल्ड में अराउंड 6% इंडिजिनस पीपल हैं, ट्राइबल पीपल हैं। वो 9% वाली जो पॉपुलेशन है, उसका आप व्यू पॉइंट इन पे क्यों थोप रहे हो? कल्चर टू कल्चर चीज़ें वेरी करती हैं। थर्ड आपका आ जाएगा कि आपने सिर्फ, जब कॉम्ट बात कर रहा है इन स्टेजेस की, या कार्ल मार्क्स बात कर रहा है इन स्टेजेस की, तो आप बहुत ही एक आधा अधूरी सी अंडरस्टैंडिंग है आपकी। आप सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, इतने सारे डायमेंशंस होते हैं कि आप उसको, अब जो मार्क्स ने अंडरस्टैंडिंग थी वो सिर्फ इकोनॉमिक एंगल पे थी, उसने कल्चर एनवायरनमेंट का रोल ही नहीं लिया। जो इसकी अंडरस्टैंडिंग थी वो हिस्टोरिक लेवल पे या नेचुरल साइंसेस से इन्फ्लुएंस थी, उसमें उसने एनवायरनमेंट और कल्चर का एंगल नहीं लिया। तो पूरा, अगर आपको सोशल चेंज इन इट्स एंटायरिटी समझना है तो आपको हर फैक्टर को कंसिडर करना पड़ेगा। आप किसी भी थ्योरी में एनवायरमेंटल लेवल पे जो चेंजेस आए हैं, जो आज की तारीख में पोस्ट मॉडर्न थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एनवायरमेंटल चेंजेस का, वो आप पुरानी जो थ्योरीज हैं, वेदर टॉक अबाउट यूनिलीनियर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, वेदर टॉक अबाउट साइक्लिकल, उसमें आपको ये चीज़ें नहीं
एक्नॉलेज होती हुई दिखती, ठीक है। तो ये मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस आप निगलेक्ट किया है यूनिलीनियर चेंजेस ने, सोशल चेंज की थ्योरी ने, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। लास्ट आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है, वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग। जितना लोगों को कार्ल मार्क्स अट्रैक्ट करता है उतनी ही आपको ये डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी की थ्योरी, जो इमैनुअल वॉलरस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, उससे आप रिलेट कर पाते हो। ये आपका डायरेक्ट सवाल आया है यहाँ से, डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इट्स वेरी रेलेवेंट। तो उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक है। 10 मार्कर है। इस थ्योरी को क्रिटिकली एग्जामिन करना है, यानी कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें बतानी है। तो फर्स्ट आप बताओगे कि भाई थ्योरी क्या है, फर्स्ट हाफ में आप बताओ कि भाई हाँ, इमैनुअल वॉलरस्टीन ने कहा था कि भाई पूरा वर्ल्ड को उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि कुछ कोर होते हैं। देखो मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ बिकॉज हमसे 10 मार्कर ये PY का सोल्यूशन है, ये लेक्चर नहीं है। कि वर्ल्ड जो है कोर, सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी, 3 पार्ट्स में उन्होंने सारे कंट्रीज को डिवाइड कर दिया। जो कोर है वो डेवलप्ड हैं, जो सेमी पेरीफेरी है वो अंडर डेवलप्ड है या इमर्जिंग है, जैसे कि इंडिया है। और पेरीफेरी में गरीब देश आ जाते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज। कोर में आपके US यूरोपियन कंट्रीज आ जाते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि भाई ये लोग जो हैं ये बाकी के पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी लोगों को ये एक्सप्लॉयट करते हैं, ठीक है। तो इट्स अ थोड़ी आप कह लीजिए लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट थ्योरी है, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। लेफ्ट को लोग बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आप लिख दोगे कैपिटलिस्ट डायनामिक्स। कैपिटलिज्म का इन्होंने बहुत बड़ा रोल बताया है कि ये जो इनइक्वालिटी मेंटेन होती है ये इन्होंने ही मेंटेन करी है कैपिटलिज्म के द्वारा, ठीक है। रॉ मटेरियल जो अफ्रीका से एक्सपोर्ट होता है वो सस्ता क्यों है, फिनिश प्रोडक्ट महंगा क्यों है, और वो इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि जिम्बाब्वे की करेंसी और US की करेंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ थोड़ा डिटेल में जाके, तो वो कहते हैं कि अब कैपिटलिज्म की कार्ल मार्क्स ने जो एंगल बोला है कि कैपिटलिज्म इज एन एक्सप्लॉयटेटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। क्लास स्ट्रगल है, क्लास प्रॉफिट के बेसिस पे एक्सप्लॉयटेशन है। तो एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे कैसे हो रही है, वॉलरस्टीन कहते हैं कि आप कैसे ये डिफरेंस मेंटेन करते हो कि पेरीफेरी वाला पेरीफेरी, गरीब कंट्री। तो ये कहते हैं कि ये क्या करते हैं, ये इन कंट्रीज को डिस्टर्ब रखते हैं। अफ्रीका कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज में जो सत्ता में इंसान है, अगर तो वो US के टर्म्स पे US का एक प्यादा बन के काम कर रहा है, ठीक है, कि हाँ इसी रेट पे पेट्रोल मैं आपको बेचूंगा, मिडिल ईस्ट कंट्रीज वाले जो थे ट्यूनीशिया या इराक, तो ठीक है, तो वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर वो अपने लोगों के इंटरेस्ट में पॉलिसी डिसीजंस ले रहा है और US की नहीं सुन रहा है, देन दे डिस्टर्ब्ड, यहाँ पे सिविल वॉर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वो जो वहाँ पे एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं उनको पैसा सप्लाई करते हैं, आर्म सप्लाई करते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उभर के आने शुरू हो जाएंगी। सालों सालों तक सूडान में सिविल वॉर चल रहा है, डिस्टर्ब्ड है, एक्सटर्नली डिस्टर्ब्ड है बाय कोर कंट्रीज। ये डिस्टर्बेंस मेंटेन रखते हैं, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, कल्चरल डिस्टर्बेंस, सोशल डिस्टर्बेंस रहेगी। और फिर ये करते हैं तख्ता पलट, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोगों को इतना पैसे डालते हैं कि वो तख्ता पलट करते हैं। ऐसे ही जो अरब स्प्रिंग आया था वहाँ पे यही बैक टू बैक जो डिक्टेटरशिप थी वो गिरी थी, वो उसका एक पॉजिटिव रोल तो था ही, सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का, आवाम का, बट एक्सटर्नल रोल भी था। ये आप लिख दोगे। फिर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर दो कि भाई इंडिया में भी जो ये परसिस्टेंट इनइक्वालिटीज़ मेंटेन होती हैं, इंडिया इज़ अ सेमी पेरीफेरल नेशन, तो हम भी हमारी कोर कंट्रीज हमारी एक्सप्लॉयटेशन कैसे कर रहे हैं, हम कोर क्यों नहीं बन पा रहे हैं। उसमें आपका सारा जो फॉरेन पॉलिसी आ जाती है, जो डिप्लोमेसी आ जाती है, वो इस कॉन्टेक्स्ट पे बहुत चलती है। फिर आपका क्रिटिकली एग्जामिन है तो क्रिटिक दे दो इस सिस्टम थ्योरी की, भाई आपने पूरे वर्ल्ड को 196 कितने कंट्रीज हैं उसको अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ये तो बहुत ही ओवर सिंपलिस्टिक थ्योरी है कि एक बंदा आता है, थ्योरिस्ट आता है, उसने पूरे वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये बड़ी मोटी मोटी सी थ्योरी बता दी। इसमें डेप्थ नहीं है, इसमें आप डिटेल में नहीं, इसमें अपने कॉम्प्लेक्सिटी को एड्रेस नहीं किया। फिर नेग्लेक्ट ऑफ पेरीफेरल नेशंस कि AG फ्रैंक बोलता है कि आपने कोर
पेरिफेरल कंट्रीज कोर कैसे एक्सप्लोइट करें वो तो ठीक है, बट जो डेवलपिंग पाथ पे जो लोग हैं, ठीक है, उनकी आपने प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा एड्रेस नहीं करी, आप कोर पे ही ज़्यादा आपने फोकस किया कि हाउ कोर इज़ एक्सप्लॉइटिंग पेरिफेरी, ठीक है। फिर इसमें आप कल्चरल फैक्टर्स की बात करोगे, इसमें ये है कि हर कंट्री जो है उसका, अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज की बात करो सेमी पेरिफेरल की, तो ब्राज़ील है डेवलपिंग कंट्री में, इंडिया है, चाइना, बट दे आर कल्चरली वेरी वेरी डिफरेंट। इसको आपने एक कैटेगरी में कैसे डाल दिया? जब आप एक कैटेगरी में एक चीज़ को डाल देते हो तो आप उसको एक मोनोलिथ बोलते हैं, कि एक पत्थर जहाँ पे उसका हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल एक जैसा है, उसकी जो अंदर वैरायटी थी वो आपने हटा दी। तो वही सेज कि कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं किसी चीज़ के गरीब होने के। इंडिया इज़ नॉट अ मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, इंडिया इज़ अभी शायद बन रही है, बट प्राइमरीली ट्रेडिशनली वी आर अ स्पिरिचुअल सोसाइटी। हम पैसे कमाने को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो कल्चरल फैक्टर्स हैं। यूएस मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है, चाइना का अलग सिस्टम है। तो कल्चरल फैक्टर्स आपने एक्नॉलेज नहीं करे इस एक्सप्लॉयटेशन को एड्रेस करने में, या इस इनइक्वालिटी को, इस डिपेंडेंसी को एड्रेस करने में। फिर इमर्जिंग पार्ट्स की बात करें, इमर्जिंग में आपके ब्रिक्स आ जाते हैं, ठीक है, रशिया तो नहीं आएगा, बट ब्राज़ील, इंडिया, चाइना। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि इनके जो इमर्जिंग पार्ट्स हैं, इनके ग्रोथ पाथ, कि ये इमर्जिंग है तो ये डेवलप्ड कैसे बनेंगे, या डेवलपिंग से डेवलप का कौन सा पाथ है। ब्राज़ील का अलग है, इंडिया इज़ अ सर्विस सेक्टर लेड सोसाइटी, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ, हम इमर्जिंग कैसे बन रहे हैं, हमारा सर्विस सेक्टर पे, आईटी पे बहुत पुश है। ब्राज़ील का वो केस नहीं है, ब्राज़ील का एक अपना अलग पाथ है। वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशंस बहुत ज़्यादा है, कॉफ़ी, शुगर, सोयाबीन लेड इंडस्ट्री है, तो इट्स एन एग्रीकल्चर लेड इंडस्ट्री। तो आप उसके अलग अलग कारण को आपने एक्नॉलेज नहीं किया, आपने सीधा एक्सप्लॉयटेशन की बात कर दी कैपिटलिज्म के बेसिस पे कि ये पॉलिसीज़ हैं। आपने अलग अलग फैक्टर्स, वेदर टॉक अबाउट कल्चर, वेदर टॉक अबाउट डेवलपमेंटल पाथ्स, डेवलपमेंटल मॉडल्स, उसको आपने एड्रेस नहीं किया। दिस इज़ वन कि थोड़ी एक वन डायमेंशनल ओवर सिंपलिस्टिक थ्योरी है ये, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका एड्रेस होता है, यहाँ पे आपके सारे पेपर 1 के 28 क्वेश्चन एड्रेस होते हैं। पूरा सेशन आपका पार्ट 4 ये खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे पेपर 2 इंडियन सोसाइटी, उसके 28 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड फिर उसके बाद हम एक सेशन लेंगे जहाँ पे हम, जो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 24 में जो सवाल आएंगे उस पर थोड़ा एनालिसिस करेंगे, कितना एक्यूरेट प्रिडिक्शन थी। और फिर हम बैच शुरू कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं हम, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो एड्रेस हो जाने दो, हम जल्दी बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू।